हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी पुस्तक गणित का जादू से पाठ 4 हिस्से और पूरे। तो हिस्से और पूरे शब्द से आप क्या समझते हो? आपने भी देखा होगा कि कभी आपके मम्मी पापा आपके घर में कोई चीज, खाने की चीज हो या फिर कपड़े या फिर कुछ भी लेके आते हैं, तो आप लोग बोलते होंगे कि मुझे सारा चाहिए या फिर मुझे पूरा हिस्सा चाहिए। तो आपके मम्मी पापा बोलते होंगे कि इसके आप बराबर हिस्से कर लीजिए। तो जब भी आप किसी चीज को बांटते हो तो उसको आप जितने भागों में बांटते हो वो उसका हिस्सा होता है। तो हम हमारा पाठ शुरू करते हैं, हिस्से और पूरे। तो यहाँ पर अब हम किस बारे में पढ़ रहे हैं? सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं हमारा झंडा। तुमने हमारे देश का झंडा देखा होगा। क्या तुम जानते हो झंडा कैसा बनाया जाता है? तो यह हमारे देश का, हमारे भारत देश का झंडा है। तो और हम यहाँ रहते हैं तो हम सभी को पता है कि भारत का जो झंडा है वो कैसा होता है और कैसा बनाया जाता है। देखो ये साइड में फोटो भी दिखाई हुई है भारत के झंडे की। अब आपको बोला है एक आयत बनाओ जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर हो। अब आपको एक आयत बनाना है जिसमें कि उसकी लंबाई आपको 9 सेंटीमीटर रखनी है और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर रखनी है। अब उस आयत के अंदर आपको उसे कहा है कि 3 समान भागों में बांटो और झंडा पूरा करो। अब ये जब आप आयत बना लोगे तो उसके अंदर आपके 3 हिस्से बनाओगे आप उस आयत के, मतलब उसको 3 बराबर भागों में बांटोगे। अब इतना तो आपको बता दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है? उस झंडे को पूरा करना है। उस पे आप उस रंग करेंगे। आपको पता ही है झंडे में कौन कौन से रंग होते हैं, ये फोटो में भी दिखाया हुआ है। आगे कहा है हमारे झंडे का ऊपरी 1/3 हिस्सा केसरिया रंग का है। यानी कि अब हमने आयत को 3 बराबर हिस्सों में बांटा है, तो जो उसका एक हिस्सा होगा वो पूरे आयत का 1/3 यानी कि 1/3 हिस्सा होगा। तो वही कहा है कि जो झंडे का सबसे ऊपरी हिस्सा 1/3 हिस्सा या फिर आप ये कह सकते हो 1/3 हिस्सा जो है वो केसरिया रंग का है। बीच के 1/3 भाग का रंग क्या है? आपको पता ही है कि झंडे में जो बीच का हिस्सा होता है वह सफेद रंग का होता है। तो वहां पे आप लिखोगे वो सफेद रंग का है। अब कहा है अशोक चक्र तुम कहाँ बनाओगे? तो आप देखो ये फोटो में भी देख रहे हो और आपको पहले से भी पता ही होगा कि अशोक चक्र जो है वो झंडे के सफेद हिस्से में यानी कि बीच वाले हिस्से में बनाया जाता है। झंडे के कितने भाग को तुम हरे रंग से भरोगे? अब जब हमने झंडे का जो आयत बनाया है हमने झंडे के लिए, उसको हमने 3 बराबर भागों में बांटा है। तो हमने देखा कि केसरिया रंग भी 1/3 भाग है यानी कि 1/3 भाग, सफेद वाला हिस्सा भी 1/3 है। तो जो हरे रंग का जो हिस्सा है वो भी 1/3 ही होगा। तो झंडे के 1/3 भाग को हम हरे रंग से भरेंगे। क्या सफेद रंग झंडे के 1/3 भाग से कम है? क्यों? तो हाँ, जो झंडे का सफेद रंग है वो 1/3 भाग से थोड़ा सा कम है। और वो कम क्यों है? क्योंकि आपने देखा है कि उस सफेद भाग में अशोक चक्र भी बना हुआ होता है। अब अशोक चक्र बन गया है तो इसका मतलब सफेद भाग का थोड़ा सा हिस्सा वो अशोक चक्र में लग गया है। इस वजह से सफेद भाग 1/3 भाग से थोड़ा सा कम है। अब पूछा है इस झंडे को देखो, इसका कितना भाग काला है? अब देखो साइड में एक ये अफगानिस्तान का झंडा दिखाया गया है और इसमें पूछा है कि इसका कितना भाग काला है। तो आपको ये झंडा देखने से ही पता चल रहा है कि यह भी जो है 3 बराबर भागों में
बांटा गया है। तो इसलिए जो झंडे का काला भाग है वो इसका 1/3 यानी कि जिसको हम कह सकते हैं 1/3 भाग है। अब पूछा है झंडे का हरा भाग कितना लिखा जा सकता है। तो झंडे का जो हरा भाग है वो भी आप देख रहे हो कि 1/3 ही हम इसको लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि तीनों भाग हमने बराबर भागों में बांटा है, किसी में भी कम ज्यादा नहीं है। तो हरा भाग जो है वो भी 1/3 भाग है झंडे का। तो झंडे का हरा भाग 1/3 या फिर 1/3 लिखा जा सकता है। क्या लाल रंग झंडे के 1/3 भाग से कम है और क्यों? तो हाँ, झंडे का लाल भाग 1/3 भाग से थोड़ा सा कम है। और कम क्यों है? क्योंकि आप देख रहे हो कि लाल रंग के अंदर एक उसका अफगानिस्तान के झंडा जो है इसके अंदर एक चिन्ह बना हुआ है वहां का। तो इस चिन्ह की वजह से लाल रंग का भाग 1/3 भाग से कम है। अब कहा है यह हमारे पड़ोसी देश म्यांमार का झंडा है। अब देखो ये वाला झंडा म्यांमार का है। क्या नीला रंग झंडे के 1/4 भाग से ज्यादा है या कम है? तो आप देख रहे हो इसमें कि जो नीला भाग है वो हमें 1/4 से वो कम में लग रहा है, क्योंकि आप देखोगे कि उसके अंदर जो है एक चिन्ह भी बना हुआ है, इस वजह से वह 1/4 से कम है। अब कहा है अंदाजा लगाओ कि झंडे का कितना भाग लाल है। क्या यह आधे से ज्यादा है? क्या यह 3/4 से ज्यादा है? तो झंडे का लाल भाग आप देख रहे हो काफी है। मतलब कि आप अगर इस पूरे आप आयत को देखोगे तो आपको देखने से ही पता चल रहा है कि झंडे का जो अधिकतर भाग है वो लाल रंग का है। तो वह आधे से ज्यादा है। अब पूछा है कि 3/4 से ज्यादा है। तो अब अगर आधे से ज्यादा है तो इसका मतलब हो गया कि 3/4 से भी ज्यादा है। हम देखने से ही हमें वो पता चल रहा है, क्योंकि नीला भाग भी आप देखोगे वो 1/4 से कम है। तो इसका मतलब लाल वाला भाग ज्यादा हो गया। तो इसलिए हमारा ये जो झंडे का लाल भाग है वो आधे से भी ज्यादा है और 3/4 से भी ज्यादा है। अब है पता लगाओ। अधिक से अधिक झंडे इकट्ठे करो। अब आपको क्या करना है कि अधिक से अधिक झंडे इकट्ठे करने हैं, या आप कहीं से भी दुकान से जो आप जहां से कॉपी किताब लेते हो वहां से आपको मिल जाएंगे झंडे, और वहां उसमें आप देख सकते हो। कितने झंडों में 3 रंग हैं? क्या इन झंडों में तीनों रंगों के हिस्से बराबर हैं? तो जैसे कि मैंने जब झंडे देखे तो मैंने एक झंडा देखा अमेरिका का, और मैंने देखा मलेशिया का, फिर एक झंडा मैंने देखा घाना का, और एक है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम जिसको कि ब्रिटेन भी आप कह सकते हो, तो वहां का। अब जो अमेरिका का झंडा है उसमें 3 रंग हैं। 3 रंग कौन कौन से? लाल, पीला और हरा। उसके बाद है मलेशिया। मलेशिया का जो झंडा है इसमें भी 3 रंग हैं, काला, लाल और हरा। फिर है घाना। घाना का जो झंडा है उसमें 3 रंग है, नीला, लाल और हरा। और आखिरी में यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन, उसका जो झंडा है उसमें 3 रंग है, नीला, लाल और सफेद। अब है आगे, यह केरल के एक स्कूल के गणित क्लब का झंडा है। लाल रंग झंडे के कितने भाग में है? हरा रंग कितने भाग में है? अब देखो यहाँ पे एक ये झंडे की तस्वीर दिखाई हुई है, जो कि वह कह रहे हैं कि केरल का कोई एक स्कूल है, वहां पे कोई गणित क्लब बना हुआ है, उसका ये झंडा है। अब आपको पूछा है कि झंडे में लाल रंग कितने भाग में है। तो आप देख रहे हो पहले तो कि झंडे के लिए जो आयत आकार बनाया हुआ है उसको
जो है 1, 2, 3, 4, 5 5 बराबर भागों में बांटा है। अब 5 में से 2 भाग में लाल रंग करा हुआ है, तो जो झंडा है उसमें लाल रंग का भाग है 2/5। 2 क्योंकि 2 लाल रंग के बने हुए हैं और 5 कुल 5 बराबर हिस्सों में बटा हुआ है, इसलिए तो लाल रंग के झंडे का भाग है 2/5। अब पूछा है हरे रंग कितने भाग में है। तो आप देख रहे हो कि 5 में से 1 भाग में हरा रंग है, तो 1/5। अब आगे कहा है इस काले चिन्ह को देखो, इसे बनाओ। अब आप ये काला चिन्ह देख रहे हो, आपको क्या करना है, इसे बनाना है। क्या तुम्हारे स्कूल में भी गणित क्लब है? अगर नहीं तो अपने अध्यापक से पूछो कि यह कैसे बनाया जा सकता है। अब आपको क्या करना है, अगर आपके स्कूल में कोई गणित क्लब है तो आपको उसका नाम लिखकर अपने गणित क्लब का झंडा बनाना है, और अगर नहीं है तो आप ये अपने अध्यापक से बात करके पूछ सकते हो कि गणित क्लब कैसे बनाया जाता है। अपने गणित क्लब के लिए एक झंडे का डिजाइन बनाओ, उसका एक चित्र यहाँ बनाओ। अब आपको क्या करना है, अपने गणित क्लब के लिए एक डिजाइन बनाना है और उस एक झंडे का जो डिजाइन है वो आप यहाँ पे नीचे बनाएंगे। तो मैंने जो झंडा बनाया, मैंने उसके लिए क्या करा है, मैंने पहले इस आयताकार को 3 बराबर हिस्सों में बांटा है। उसके बाद मैंने सबसे ऊपरी हिस्से में उसमें लाल रंग किया है, फिर बीच वाले हिस्से में मैंने पीला रंग किया है, और जो आखिरी का 1/3 हिस्सा यानी कि तीसरा हिस्सा जो है उसमें मैंने हरा रंग किया है। तो इस तरीके से मैंने गणित क्लब के लिए झंडा बना दिया। अब पूछा है क्या तुमने लाल रंग इस्तेमाल किया है? तो हाँ, मैंने लाल रंग इस्तेमाल किया है। कहाँ पे किया था मैंने लाल रंग इस्तेमाल? झंडे के सबसे ऊपरी हिस्से में। अब पूछा है झंडे के कितने भाग में तुमने लाल रंग इस्तेमाल किया है? तो क्योंकि मैंने झंडे को 3 बराबर हिस्सों में बांटा है, तो इसलिए जो लाल रंग का भाग है वो झंडे का 1/3 यानी कि 1/3 भाग है। अब पूछा है तुमने और कौन कौन से रंगों को चुना है? आप यहाँ पे अपनी पसंद से किसी और तरीके से भी झंडा बना सकते हो, और उसके अनुसार आप यहाँ पर रंग का कितना भाग है वो लिखेंगे, और आपने दूसरे उसके साथ कौन से रंग चुने हैं वो लिखेंगे। लेकिन मैंने यहाँ पे लाल रंग के साथ पीला और हरा रंग चुना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी मैंने लाल रंग के साथ पीला और हरा रंग चुना है। अब आगे हम पढ़ते हैं जादुई लट्टू। चलो एक जादुई लट्टू बनाएं। गत्ते का एक टुकड़ा लो, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाओ और उसे काटो। तो त्रिज्या आपको पता ही है, जो हम बीच में जो कोई वृत्त या फिर गोला आकार जो होता है उसके बीच का जो केंद्र होता है, उस केंद्र से वृत्त की जो दूरी होती है उसको हम त्रिज्या कहते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले 3 सेंटीमीटर प्रकार पे नापना है और उस 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है। उसके बाद उस वृत्त को बनाकर आप काट लेंगे। अब वृत्त को 8 बराबर हिस्सों में बांटो। आपको क्या करना है, वृत्त के अंदर जो है उसको आपको 8 बराबर हिस्सों में बांट लेना है, जिससे कि अब हर हिस्सा वृत्त का 1/8 भाग है। 2 भाग को लाल, 1/8 को नारंगी, 1/8 को पीला आदि रंगों से भरो, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। अब आपको क्या करना है, 2/8 का मतलब हो गया कि 8 में से जो 2 भाग हैं उसको आप लाल रंग करेंगे। 1/8 का मतलब हो गया 8 में से जो 1 है उसको नारंगी करेंगे, और
1/8 यानी कि 8 में से 1 को पीला आदि रंगों से भरो। इस तरीके से आपको रंगों से इस पूरे वृत्त में जितने भी आपने भाग करे हैं उनको भरेंगे। जैसे कि आप देख ही रहे हो फोटो में, ये अलग अलग रंग से भरा हुआ है। वृत्त के बीचों बीच माचिस की एक तीली लगाओ। तुम्हारा जादुई लट्टू तैयार है। उसे जोर से घुमाओ। तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? क्या तुम सभी रंग देख पा रहे हो? जो तुम देख रहे हो उसे अपनी कॉपी में लिखो। अब आपको क्या करना है, जिस तरीके से यहाँ पे बताया हुआ है आप अपना एक लट्टू बनाएंगे और रंग करने के बाद जब आपका पूरा लट्टू बन जाएगा तो आपको उसे जोर से घुमाना है। अब आपको घूमने के बाद वहां पर क्या दिख रहा है वो आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे। तो मैंने जब इस लट्टू को घुमाया तो मैंने देखा कि जितने सारे मैंने जो भी कलर रंग इसमें करे थे वो सही तरीके से नहीं दिख रहे थे। मतलब कि आप भी जब देखोगे आपको पता चल जाएगा सही तरीके से वो किस तरह से नहीं दिख रहे थे। मतलब कि धुंधले तरीके से आपको एकदम से नहीं पता चलेगा कि कहाँ पर कौन सा कलर है। वो आपको मिले हुए से रंग दिखेंगे, धुंधले तरीके से आपको दिखेंगे। और आपको जो दिखेगा वो आपको बीचों बीच एक सफेद पॉइंट या बिंदु की तरह आपको लट्टू दिखेगा। तो आपको जैसे दिखे आप उस तरीके से अपनी कॉपी में इसे लिखेंगे। आगे है अभ्यास का समय। क, चॉकलेट। मंजू के पास एक चॉकलेट थी। उसने 1/4 राजी को, 1/3 सुगंधा को और 6ठा भाग शीला को दिया। बाकी हिस्सा उसने खा लिया। हर एक को चॉकलेट के कितने हिस्से मिले यहाँ लिखो। अब सबसे पहले हमें इस अभ्यास के कार्य के लिए क्या करना पड़ेगा? हम किसी का हिस्सा तभी निकाल पाएंगे जब हमें पता होगा कि हमारे पास पूरी चॉकलेट में कितने हिस्से हैं। तो जब हमने यहाँ पे ये चॉकलेट के हिस्से गिने तो हमने देखा कि चॉकलेट में कुल 12 हिस्से हैं। अब इन 12 हिस्सों को हमें इन चारों बच्चों में बांटना है। तो सबसे पहले मंजू ने राजी को 1/4 हिस्सा दिया। तो हम कैसे निकालेंगे 1/4 हिस्सा? 12 गुना 1/4। तो हमने इसको हल करके जब देखा तो निकला 3 पीस, यानी कि राजी को मिले 3 पीस चॉकलेट के। अब मंजू ने सुगंधा को 1/3 हिस्सा दिया है। तो कुल चॉकलेट के पीस हैं 12। तो अब हमें 12 का 1/3 हिस्सा निकालना है। 12 गुना 1/3। इसको जब आप हल करोगे तो आप देखोगे कि 3 को 12 से आप काट दोगे तो 4 पीस निकलेगा। तो इसका मतलब सुगंधा को मिले चॉकलेट के 4 पीस। अब है शीला। शीला को उसने चॉकलेट का 6ठा भाग दिया। तो अब पूरी चॉकलेट का 6ठा भाग हम कैसे निकालेंगे? पूरी चॉकलेट में 12 हिस्से हैं और 12 का 6ठा भाग होगा 12 गुना 1/6। और जब हमने इसको हल किया तो निकला 2 पीस। इसका मतलब शीला को चॉकलेट के 2 पीस मिले हैं। अब लास्ट में पूछा है मंजू ने चॉकलेट का कितना भाग खाया। तो जब हम कुल चॉकलेट के हिस्सों में से राजी को हिस्सा जो दिया है, सुगंधा को जो हिस्सा दिया और शीला को जो हिस्सा दिया, इन तीनों के हिस्से को हम घटा देंगे तो मंजू का हिस्सा निकल जाएगा। तो जब हमने राजी, सुगंधा और शीला का हिस्सा जमा किया यानी कि 3 + 4 + 2 हुए 12 हिस्से, इन 9 हिस्से। तो जब हमने इन 9 हिस्सों को कुल चॉकलेट की संख्या यानी कि 12 में से घटाया तो बचे 3 पीस। तो इसका मतलब मंजू ने जो है चॉकलेट के 3 पीस खाए और ये 3 पीस चॉकलेट का 1/4 हिस्सा है। अब है ख, टोपियों को रंगो। तो यहाँ पे देखो ये इतनी सारी टोपियां बनी हुई हैं, आपको इन पे रंग करना है। 1/3 टोपियों को लाल रंगो, 3/5 टोपियों को नीला रंगो। अब
तुमने कितनी टोपियों में लाल रंग भरा है, तुमने कितनी टोपियों में नीला रंग भरा है, और टोपियों के कौन से भाग में कोई रंग नहीं भरा गया। तो पहला सवाल है, तुमने कितनी टोपियों में लाल रंग भरा है। तो हमें कहा था कि जितनी कुल टोपियां हैं उसका 1/3 भाग को आप लाल रंग करोगे। अब कुल टोपी जब हमने गिनी तो देखा कि कुल टोपी की संख्या है 15 और 1/3 पे हमें लाल रंग करना है, तो 15 गुना 1/3। तो जब आप इसको हल करोगे तो संख्या आएगी 5 टोपी। इसका मतलब 5 टोपी पे हमें लाल रंग करना है। अब बोला है तुमने कितनी टोपियों में नीला रंग भरा है, और नीले रंग के लिए हमें कितना बोला है, 3/5। तो हम कुल संख्या का 3/5 पहले निकालेंगे। तो 15 गुना 3/5, और इसको जब हमने हल किया तो संख्या निकली 9 टोपी। इसका मतलब हमें 9 टोपियों पे नीला रंग करना है। अब पूछा है कि टोपियों के कौन से भाग में कोई रंग नहीं भरा है। तो वो आपने देखा कि कुल टोपियां 15 हैं और हमने कुछ टोपियों को लाल और नीले रंग से रंग दिया है। तो लाल और नीले रंग से हमने कितनी टोपियों को रंगा है, 5 + 9 यानी कि 14 टोपियां। अब 15 में से अगर आप 14 को घटा दोगे तो हमारे पास 1 टोपी बचेगी। तो इसका मतलब हमारी 1 टोपी में रंग हमने नहीं भरा है। और 15 में से अगर 1 टोपी में रंग नहीं भरा है तो वह उसका कौन सा हिस्सा हो गया, वो हो गया 1/15। अब है ग कार्य, त्रिभुज के बराबर हिस्से। यहाँ पे देखो ये 2 आदमियों की आकृति बनी है और उसके नीचे 2 त्रिभुज बनाए हुए हैं। तो पहला है, सफेद त्रिभुज को 3 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। हर एक तिहाई भाग को अलग अलग रंगों से भरो। क्या तुम दिखा सकते हो कि यह भाग बराबर हैं? सोचो कैसे। तो देखो यहाँ पे पहले एक त्रिभुज बना है, उसके बाद इसको 3 बराबर भागों में बांटा गया है। फिर आपको कहा है कि यहाँ पे तीनों में अलग अलग रंग आपको भरने हैं। फिर आखिरी में आपको पूछा है कि क्या ये तीनों भाग बराबर हैं या नहीं हैं, ये आप कैसे पता लगाओगे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम पहले एक कागज पर इसकी एक छाप बनाकर उसका कटआउट यानी कि उसको पेपर को काट कर निकाल सकते हैं, और फिर हम इन पर एक एक करके एक एक करके जो त्रिभुज बने हैं सब पर आप रख कर देखेंगे। अगर वो जो हमने कटआउट बनाया है, जो वो पेपर हमने काट के बनाया है, अगर पूरे त्रिभुज को ढक रहा है और पेपर जो है वो त्रिभुज के दूसरी आकृति पर नहीं पहुंच रहा, तो इसका मतलब कि वह उसके बराबर हैं। तो आप तीनों त्रिभुज पे इस तरीके से उस पेपर से नाप कर देख सकते हो कि वह बराबर है या नहीं। फिर दूसरा यहाँ पे कहा है, अब इस त्रिभुज को अलग तरीके से 3 बराबर हिस्सों में बांटने की कोशिश करो। हर एक तिहाई भाग में अलग अलग रंग भरो। तो अब आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर 3 त्रिभुज में 3 भागों में बांटा है, इस त्रिभुज को भी आपको 3 बराबर भागों में बांटना है, लेकिन पहले वाले त्रिभुज से अलग तरीके से आपको बांटना है। और जो तीनों आप अलग तरीके से बांटोगे तो उन तीनों हिस्सों पे आपको अलग अलग रंग करना है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, आप पहले एक बीच में इसका एक केंद्र बिंदु बनाएंगे और उस केंद्र बिंदु से हर एक जो कोना बना हुआ है वहां पर एक सीधी रेखा आप खींचेंगे। तो इससे आप देखोगे कि इस त्रिभुज के अंदर 3 बराबर त्रिभुज बन जाएंगे। और अगर आप किसी दूसरे तरीके से बनाना चाहते हो तो वो भी आप बना सकते हो। अब है घ, आयत के 6 भाग।
रानी ने एक आयत को 6 बराबर भागों में इस तरह बांटा है। तो देखो यहाँ पे क्या करा है, रानी ने एक आयत बनाया है, उसके बाद उसने उसको 6 बराबर भागों में बांटा है। तो पहले उसने क्या करा है, 3 लाइनें लंबाई में खींची हैं और 3 जो है उसने खाने लंबाई में बनाए हैं 3 भाग, और 3 भाग उसने चौड़ाई में बनाए हैं। तो अब आपको कहा है, अब तुम इन आयतों को 6 बराबर भागों में अलग अलग तरह से बांटो। अब आपको 3 आयत दिए हैं और आपको कहा है कि इन तीनों आयतों को आपको अलग अलग तरीके से 6 बराबर भागों में बांटना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमें नीला आयत दिया है उसके सबसे पहले आप बीच में इसके लंबाई में एक रेखा खींच देंगे और फिर हम चौड़ाई में इसके बीच में 2 रेखाएं खींचेंगे, जिससे कि आप देखोगे कि यह 6 बराबर भागों में बट जाएगा। अब हम दूसरी आकृति में चलते हैं। तो दूसरी आकृति पे क्या करना है, पहली आकृति में जैसे करा था हमने उसका आप उल्टा कर दोगे, यानी कि हमें पहले चौड़ाई में आप एक रेखा खींचोगे और लंबाई में आप बीचों बीच में मतलब कि बराबर हिस्सा करके 2 रेखा खींच दोगे, जिससे कि आप देखोगे यह 6 बराबर भागों में बट जाएगा। फिर तीसरे आयत में हम क्या करते हैं कि लंबाई में हम 6 भागों में इसको बराबर बांट देंगे, यानी कि देखो 2 ये कोने कोने की रेखाएं तो बनी हुई हैं और इसके बीच में आपको 5 बराबर दूरी रखते हुए 5 रेखाएं और खींचनी है। तो जब आप इनको गिनोगे इसके भाग को, तो इसके अंदर 6 बराबर भाग बन जाएंगे। तो ये मैंने आपको उदाहरण दिया है, बाकी आप किसी और तरीके से भी इसमें बना सकते हैं। अब यहाँ पे है चर्चा करो। तुम यह कैसे पता करोगे कि आयत का हर भाग 1/6 हिस्सा ही है। तो ये आप कैसे पता करोगे, इसके लिए भी आप वही करना है आपको। आप एक पेपर की छाप से पता कर सकते हो और उस पेपर की छाप को हर एक भाग में रखकर देखेंगे कि वह सबके बराबर है या फिर नहीं। अगर वह एक भाग में तो पूरे तरीके से ढक रहा है लेकिन दूसरे भाग को नहीं ढक रहा या फिर उस भाग से वो बाहर निकल रहा है, तो वो हो जाएगा कि बराबर नहीं है। लेकिन सभी भाग को अगर वो पूरे तरीके से ढके बिना दूसरे भाग में जाए, तो इसका मतलब इस आयत के सभी 6 भाग बराबर हैं। अब कहा है हरी आयत नीली आयत से बड़ी है। क्या हम कह सकते हैं कि हरी आयत का 1/6 भाग नीली आयत के 1/6 भाग से बड़ा है? तो इसके लिए हम कहेंगे हाँ, क्योंकि अगर पूरी आयत इस नीली पूरी बड़ी आयत नीली आयत से बड़ी है, तो इसका 1/6 भाग भी नीली आयत के 1/6 भाग से बड़ा ही होगा। अब है लालची चौकीदार। बीरबल याद है तुम्हें? राजा अकबर का चतुर मंत्री, गणित का जादू, पुस्तक 4 पृष्ठ 14। हमने आपकी जो कक्षा 4 में हमने पढ़ा था बीरबल के बारे में, जो कि अकबर का एक चतुर मंत्री था, बहुत ही चालाक था, बहुत ही तेज था, बहुत ही दिमाग और बुद्धिमान भी था वो। तो अब उसी के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। क्या तुम्हें पता है वह मंत्री कैसे बना? तो यहाँ पे देखो साइड में फोटो बनी है और यहाँ पे कह रहा है मैं एक कवि हूं। तब बीरबल एक गांव में रहने वाला जवान लड़का था। वह बहुत चतुर था और कविता भी लिखता था। उसने अपनी किस्मत राजा के दरबार में आजमाने की सोची, इसलिए वह अपनी कुछ कविताओं को लेकर शहर की ओर चल दिया। जब वह महल के बाहरी दरवाजे पर पहुंचा तो चौकीदार ने उसे रोक दिया। हे, वहीं रुको, कहाँ जा रहे हो? चौकीदार ने चिल्लाकर बीरबल से पूछा। तो बीरबल क्या कहता है यहाँ पे? वो कहता है मैं एक कवि हूँ,
मैं राजा अकबर से मिलकर उन्हें अपनी कविताएं दिखाना चाहता हूँ। तो चौकीदार कहता है, ओह तुम कवि हो, राजा दयालु हैं, वह तुम्हें कुछ इनाम जरूर देंगे। मैं तुम्हें जाने दूंगा अगर तुम मुझे अपने इनाम का 1/10 हिस्सा दो तो। अब यहाँ पे चौकीदार क्या करता है, उसको कहता है कि मैं तुम्हें जाने तो दूंगा, लेकिन तुम्हें जाने के बदले में जो भी अब तुमको इनाम मिलेगा अंदर, उसका 1/10 हिस्सा उस चौकीदार को उसे देना पड़ेगा। अब बीरबल के पास कोई और चारा नहीं था, क्योंकि उसको अंदर जाना ही था, तो इसलिए उसको उसकी वो शर्त माननी ही पड़ी। तो वह मान गया। जब वह अंदर चला गया तो चौकीदार ने हिसाब लगाया, अगर उसे 100 सोने के सिक्के मिले तो मुझे, यहाँ पे देखो पूछा है कितने सिक्के मिलेंगे। अब अगर बीरबल को 100 सिक्के मिलेंगे तो चौकीदार ने कहा था कि उसको 1/10 हिस्सा चाहिए। तो 100 का 1/10 आप कैसे निकालोगे? 100 गुना 1/10, तो उससे निकलेगी संख्या 10। तो इसका मतलब चौकीदार को 10 सोने के सिक्के मिलेंगे। अब कवि दूसरे दरवाजे पर पहुंचा। उस दरवाजे के चौकीदार ने भी कहा, मैं तुम्हें तभी अंदर जाने दूंगा जब मुझे अपने इनाम का 2/5 हिस्सा दोगे। कवि मान गया। अब क्या हुआ, दूसरे दरवाजे पर जो चौकीदार था उसने भी उसके आगे शर्त रख दी कि अगर वो अपने इनाम में से 2/5 हिस्सा उसको देगा तो ही वो अंदर जाने देगा। तो बीरबल यहाँ पे भी मान जाता है। अब खुशी खुशी चौकीदार ने हिसाब लगाया, कवि को कम से कम 100 सोने के सिक्के मिलेंगे, इसलिए मुझे कितने सिक्के मिलेंगे? तो 100 गुना 2/5। तो इसको जब हमने हल किया तो संख्या निकली 40 सोने के सिक्के। अब आगे कवि राजा के दरवाजे तक पहुंचा। वहां के चौकीदार ने कहा, मैं तुम्हें राजा से तभी मिलने दूंगा जब तुम मुझे इनाम का आधा हिस्सा दोगे। कवि के पास और कोई चारा नहीं था, वह मान गया और अंदर पहुंचा। चौकीदार ने सोचा, आज का दिन बहुत अच्छा है, अगर उसे 100 सोने के सिक्के मिले तो मुझे 100 का आधा कितना होगा? 100 गुना 1/2, तो संख्या निकली 50 सोने के सिक्के मिलेंगे। और अगर बीरबल को 1000 सिक्के मिले तो वाह, मुझे कितने सिक्के मिलेंगे? तो आपको क्या करना है, 1000 का आधा कर दोगे, 1000 गुना 1/2, तो उसको मिलेंगे 500 सोने के सिक्के। अब राजा कविताओं से बहुत खुश हुआ और उसने कहा, तुम्हारी कविताएं बहुत अच्छी हैं, तुम इनाम के तौर पर कुछ भी मांग सकते हो। तो यहाँ पर अब क्या करता है, अब देखो बीरबल यहाँ पे अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हुए अपनी चालाकी दिखाता है। महाराज, मैं 100 थप्पड़ चाहता हूँ। क्या 100 थप्पड़? राजा हैरान हो गया। अब आगे जो कार्य है वो आपके लिए है। इसके बाद क्या हुआ होगा, कहानी को पूरा करो। कवि को इनाम का कितना हिस्सा मिला? तो अब उसने देखो क्या करा, उसने 100 थप्पड़ मांग लिए। तो अब कवि 100 थप्पड़ को लेकर उसको मिले और वह खुशी खुशी वहां से वापस चला गया। अब जैसे ही वो पहले दरवाजे पर पहुंचा तो कवि ने इनाम का आधा हिस्सा चौकीदार को दिया, क्योंकि चौकीदार ने कहा था कि उसको आधा हिस्सा चाहिए इनाम का। तो 100 का आधा हमने निकाला था 50 सोने के सिक्के, लेकिन अब उसको इनाम में सोने के सिक्के नहीं, उसे थप्पड़ मिले हैं। तो उसने पहले चौकीदार को दिए 50 थप्पड़। फिर जब वह दूसरे दरवाजे पर पहुंचा तो उसने चौकीदार को अपने इनाम का 2/5 भाग देने के लिए कहा था। तो अब 100 थप्पड़ का 2/5 भाग कितना होगा? 100 गुना 2/5 और संख्या आई 40 थप्पड़। तो उसने दूसरे चौकीदार को 40 थप्पड़ दे दिए।
अब जब वह आखिरी दरवाजे पर पहुंचा तो उसने अपने इनाम का 1/10 भाग, जो कि 100 गुना 1/10 हल करा तो निकला 10, और 10 क्या? थप्पड़। तो अब उसने उसको 10 थप्पड़ दे दिए। अब इस तरह बीरबल ने जो उसको 100 थप्पड़ मिले थे सारे चौकीदार में बांट दिए। कैसे बांटे? पहले उसने 50 बांटे जमा, फिर 40 बांटे जमा, फिर 10 बांटे। तो 50 जमा 40 जमा 10 हुए 100 थप्पड़। तो इन थप्पड़ों में आप देखोगे कि जितने भी थप्पड़ थे वो तो सारे चौकीदारों में ही बट गए। तो इस तरह बीरबल को थप्पड़ भी को इस एक भी थप्पड़ नहीं मिला, सारे चौकीदारों को मिल गए। अब उसने यहाँ पे देखो क्या करा, अपनी चालाकी और चतुराई दिखाई, और उसने क्या करा, दूसरा चौकीदारों को भी एक सबक सिखा दिया। अब हम आगे पढ़ते हैं हिस्सों में पैटर्न। तो सबसे पहला है आपका BCD ग्रिड के कुछ खानों को रंग कर अलग अलग पैटर्न बनाओ। तुमने ग्रिड का कितना हिस्सा रंगा है? ग्रिड का कितना हिस्सा सफेद रहा? लिखो। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले एक ग्रिड की जो एक आकृति बनी हुई है, आप देख रहे हो वर्ग, इसमें उन्होंने क्या करा है, वर्गों से एक पैटर्न बनाया है, जिससे कि 8 तो नीले रंग से रंगे हुए हैं और 8 सफेद रंग से रंगे हुए हैं। तो इसके नीचे देखो लिखा है 8/16 नीला और 8/16 सफेद। और ये इसलिए लिखा है क्योंकि जो 16 कुल वर्ग हैं वो 16 बने हुए हैं, और 16 में से 8 नीले रंग के हैं और 8 सफेद रंग के हैं। तो इसी तरह आपको भी जो B, C और D ग्रिड बनी हुई है आपको यहाँ पर बनाना है, और जितने रंग से आपने नीले रंगा हुआ है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, और जितने से आपने सफेद रंग का रंगा है वो आपको लिखना है। और उसके नीचे जो एक ये कलर से रंग से पट्टी बनी है इसमें आप उसका भाग लिखेंगे। जैसे यहाँ पे A के नीचे लिखा है 8/16 नीला, तो इसी तरीके से यहाँ पे आपको ये पूरा करना है कि 16 में से कितने आपने नीले रंग के करे हैं तो वो उतने बटे आप 16 लिख दोगे, और जितने सफेद रंग के होंगे उतने बटे 16 आप सफेद के लिए लिख दोगे। तो इस तरीके से ये तीनों आपको यहाँ पर करने हैं। अब है दूसरा सवाल, ग्रिड A को फिर से देखो, क्या ग्रिड में भरा हुआ रंग 1/2 नीला और 1/2 सफेद है? तो आपको पता ही है कि 1/2 को हम आधा भी बोलते हैं, और हमने इसमें देखा कि कुल वर्ग 16 हैं, और 16 में से 8 नीले हैं जो कि 16 का आधा हुआ, और 8 सफेद हैं और वो भी आधा हुआ। तो इसका मतलब इसमें आधे नीले और आधे सफेद हैं, तो क सही है। अब पूछा है ख के बारे में। तो ख में कहा है कि 2/4 नीला और 2/4। तो जब आप इसको हल करके देखोगे कि ये सही है या नहीं है, तो हमने देखा कि 16 का 2/4 अगर हम हिस्सा निकालते हैं, यानी कि 16 गुना 2/4, तो संख्या निकली 8। इसका मतलब 8 नीले हैं और 8 सफेद हैं। तो हमने ऊपर ग्रिड में देखा ही है कि हाँ इसी तरीके से है, इसका मतलब ख भी सही है। अब बोला है ग 3/8 नीला और 5/8 सफेद। अब देखो सबसे पहले तो आपको ये देख के ही पता चल जाना चाहिए कि ये जो ग वाला ऑप्शन है ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ग्रिड A में नीले और सफेद दोनों रंग के जो वर्गों की संख्या है वो बराबर है, और ग ऑप्शन में आप देख रहे हो कि दोनों के हिस्से अलग अलग हैं, यानी कि बराबर नहीं है। लेकिन आप इसको हल करके देखोगे कि ये सही है या फिर नहीं। और आप इसको हल कैसे करोगे? तो पहले हम नीला हिस्सा निकालेंगे, 16 गुना 3/8, तो जिसकी संख्या निकली 6। फिर
16 गुना 5/8, जिसको हल किया तो संख्या निकली 10। तो ये जो ऑप्शन है इसके हिसाब से नीले रंग के 6 वर्ग हैं और सफेद रंग के 10 वर्ग हैं। तो ये आप देख ही रहे हो, आपको ग्रिड देखने से पता चल ही रहा है कि ये ग ऑप्शन गलत है। अब है घ ऑप्शन, 4/8 नीला और 4/8 सफेद। तो 4/8 को आप देखो, ये हल यहीं पे आप कर सकते हो कि आप इसको अगर जब भी बटे में कोई संख्या लिखी होती है हम उसको बिल्कुल सबसे छोटे रूप में लिखते हैं। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 4/8 का मतलब 1/2 हो गया और 1/2 ऊपर हमने हल करके देखा था, तो ये दोनों बराबर भी हैं, तो इसका मतलब घ संख्या भी हमारी सही है। अब कहा है तीसरा कार्य, 16 खानों की अपनी ग्रिड बनाओ और ऐसे पैटर्न बनाओ जिनमें आपको क्या करना है। ऊपर देखो 16 खाने की ग्रिड थी और जिसमें कि आपको कहा था कि किसी भी तरीके से आप इसमें पैटर्न बना सकते हो, और ए में आपको पैटर्न बना के दिया था, लेकिन आपको अब इस तरीके से पैटर्न बनाना है। तो आपका पहला पैटर्न होना चाहिए, 16 खानों में 2/8 लाल रंग के, 1/2 पीला रंग, 1/4 हरा रंग। तो आप कैसे करोगे, 16 गुना 2/8। तो आपने इसको हल किया तो संख्या आई 4। इसका मतलब जो लाल वर्ग होंगे वो लाल वर्गों की संख्या होगी 4। फिर इसी तरीके से आप 1/2 को हल करोगे, 16 गुना 1/2। तो इसको हल किया तो आई संख्या 8। इसका मतलब 8 वर्गों पे आप पीला रंग करोगे। फिर 16 गुना 1/4, तो संख्या आई 4। इसका मतलब 4 वर्गों पे हरा रंग करना है। अब है ख, 3/16, तो 16 गुना 3/16, और जब हमने इसको हल किया तो संख्या आई 3। इसका मतलब 3 वर्गों पे आप है कि 9 बराबर हिस्से किए हैं। तो आपको बताना है कि वे कौन कौन सी सब्जियां उगा रहा है। तो आप देख ही रहे हो यहाँ पे, मिर्च, आलू, बैंगन, टमाटर और पालक, ये सारी सब्जियां वह उगा रहा है। अब कहा है खेत के सबसे बड़े हिस्से में वह कौन सी सब्जी उगा रहा है और कितने हिस्से में उगा रहा है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि जो टमाटर है वो 3 हिस्सों में है, तो इसका मतलब टमाटर सबसे ज्यादा हिस्से में वह उगा रहा है। तो इसका आप जवाब लिखोगे कि खेत के सबसे बड़े हिस्से में वह टमाटर उगा रहा है। और हमने देखा कि 9 हिस्सों में से 3 हिस्से में टमाटर उगाए गए हैं, तो टमाटर का हिस्सा हुआ 3/9। अब पूछा है कितने हिस्से में वह आलू उगा रहा है। तो आपने देखा 9 में से 2 हिस्सों में वह आलू उगा रहा है, तो आलू का हिस्सा हुआ 2/9। अब पूछा है कितना हिस्सा पालक उगाने के लिए उपयोग किया गया और कितना हिस्सा बैंगन उगाने के लिए उपयोग किया गया। तो सबसे हम पहले पालक देखेंगे। पालक के लिए उसने 9 में से 1 हिस्सा ही उपयोग किया है, तो पालक का हिस्सा हुआ 1/9। अब बैंगन के लिए पूछा है, तो बैंगन आप देख रहे हो 9 में से 2 हिस्सों में उगाया गया है, तो बैंगन का हिस्सा कितना होगा, 2/9 हिस्सा। अब चौथा सवाल है, अब तुम इस चित्र को देखकर कुछ प्रश्न लिखो और फिर ऊपर आपको प्रश्न लिखने हैं और फिर तुम्हारे प्रश्न और उत्तर। आपको यहाँ पे क्या करना है, पहले प्रश्न लिखना है और उसके बाद उनके उत्तर भी आपको लिखने हैं। तो पहला हम प्रश्न बनाते हैं, रामू ने मिर्च उगाने के लिए कितना हिस्सा उपयोग किया। तो हमने देखा कि मिर्च के लिए उसने 1 हिस्सा उपयोग किया है, तो मिर्च का हिस्सा हुआ 1/9। 9 क्यों, क्योंकि 9 हिस्से कुल थे और 9 में से 1 हिस्सा उसने उपयोग किया है। अब दूसरा सवाल हम कहेंगे, कौन सी 2 सब्जियां
खेत के बराबर हिस्सों पर उगाई जा रही हैं। मतलब आपको देखना है कि कौन सी दो सब्जी ऐसी हैं जिनके लिए कि पूरे खेत का बराबर हिस्सा इस्तेमाल किया गया है। तो हमने देखा जो खेत के 9 हिस्से थे उनमें से 2 हिस्से आलू में लगे हैं और 2 हिस्से बैंगन में लगे हैं। तो इसका मतलब आलू और बैंगन 2 ऐसी सब्जियां हैं जिसके लिए खेत का बराबर भाग उपयोग किया गया है। तो अब है अगला कार्य। रामू ने कुछ सब्जियां अपने दोस्तों को देने की सोची। उसने अबूबकर को 1/5 हिस्सा टमाटर और 1/3 हिस्सा आलू दिए। तो हमने देखा कि जो कुल टमाटर की संख्या है वो 20 है। यहाँ पे आप गिनोगे टमाटर 20 हैं और आलू 18 हैं। तो कुल संख्या 20 है और अबूबकर को वह 1/5 हिस्सा दे रहा है। तो 20 गुना 1/5 यानी कि 4 टमाटर। अब आलू का वो 1/3 हिस्सा दे रहा है यानी कि 18 का 1/3। तो 18 गुना 1/3 बराबर में 6 आलू। अब उसने इस तरह क्या करा, अबूबकर को 4 टमाटर और 6 आलू दे दिए। अब इसके बाद वो सृजा को देता है और सृजा को वो 2/5 हिस्सा टमाटर और 3/6 हिस्सा आलू का देता है। तो हम सबसे पहले तो टमाटर का 2/5 हिस्सा निकालेंगे। 20 गुना 2/5 जो कि निकला 8 टमाटर। अब हम आलू का 3/6 निकालेंगे तो 18 गुना 3/6 तो संख्या आई 9 आलू। अब इस तरह उसने सृजा को 8 टमाटर और 9 आलू दिए। अब इसके बाद वो नैन्सी को देता है। तो उसने कहा नैन्सी को बची हुई सब्जियां मिली। तो हम देखेंगे कि नैन्सी को कितनी सब्जियां मिली होंगी। कुल टमाटर जो थे वो 20 हैं और उसने 4 अबूबकर को दे दिए और 8 सृजा को दे दिए। तो 20 में से दोनों को जो टमाटर दिए उसको हम घटा कर देंगे। तो 4 + 8 हुआ 12। तो और अब हम कुल टमाटर की संख्या में से इसे घटा कर देंगे यानी कि 20 घटा में 12। तो हमारे पास कितने टमाटर बचे, 8 टमाटर। इसका मतलब नैन्सी को 8 टमाटर मिले हैं। अब हम आलू भी इसी तरीके से देखेंगे। उसने अबूबकर को दिए 6 आलू और सृजा को दिए 9 आलू। तो दोनों मिलाकर हो गए 15 आलू। अब कुल आलू थे 18। तो 18 घटा 15 बचे 3 आलू। तो इसका मतलब हुआ नैन्सी को 3 आलू और 8 टमाटर मिले। अब आखिरी के कार्य में कहा है कि अबूबकर के हिस्से पर नीले रंग से गोला बनाओ, सृजा को मिले भाग को पीले गोले से दिखाओ। तो जो हिस्सा अबूबकर का है यानी कि 6 आलू और 4 टमाटर, उस पे आपको नीला रंग करना है। सृजा का जो हिस्सा है यानी कि 9 आलू और 8 टमाटर, उस पे आपको पीला रंग करना है। और नैन्सी को कितने आलू और टमाटर मिले ये हमने करके बता ही दिया है। उसको 3 आलू और 8 टमाटर मिले हैं। तो यहाँ पे अब हम खत्म करते हैं अपनी कक्षा को और आगे यानी कि खेल कौन गोले को पहले रंगेगा हम अगली कक्षा में शुरू करेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़िए और दोहराइए। तो बच्चों अब हम पाठ 4 हिस्से और पूरे को पूरा करते हैं यानी कि आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तो हमें ये कहाँ से शुरू करना था, खेल कौन गोले को पहले रंगेगा। तो यहाँ पे देखो एक खेल है जो कि आप लोगों के लिए है। आप ये अपने दोस्तों के साथ खेलेंगे। आपको इसे करने में देखिएगा बहुत मजा आएगा। तो इस खेल को कैसे खेलना है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर यह खेल 4-4 के समूह में खेला जा सकता है। हर खिलाड़ी को नीचे दिखाए
अनुसार गोला बनाना है। अब देखो यहाँ पे ये जिस तरीके से गोला बनाया हुआ है, आपको ये इसी तरीके का गोला बनाना है। हर एक को पेपर की पर्चियों पर 15 टोकन बनाने हैं। अब आपको क्या करना है कि पर्चियां बनानी है 15 टोकन, जिसको कि आप 15 टोकन कहेंगे। अपने टोकनों पर लिखो 1/2, 1/3, 1/6, 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 और इसी तरीके से देखिए 11/12 तक आपको ये लिखना है। टोकनों को मिलाओ और समूह के बीच में उनका ढेर बनाओ। आपको क्या करना है, टोकन बनाने के बाद उन सबको आप मिक्स कर देंगे, मिला देंगे और फिर जितने भी दोस्त आप खेल रहे हो उनके बीच में इस ढेर को बनाओगे या डाल दोगे। अब तुम खेलने को तैयार हो। पहला खिलाड़ी एक टोकन उठाएगा और उसे पढ़कर चित्र के उतने भाग में रंग भरेगा। अब क्या करेगा, जिसकी पहले बारी होगी उनमें से एक बच्चा एक टोकन उठाएगा और जितना कि उसकी पर्ची पर लिखा होगा वह उतना उस पर रंग कर देगा। तो उसके बाद फिर उस टोकन की ढेर के नीचे रख देगा। फिर क्या करना, उस पर्ची को उस ढेर में आपको मिक्स कर देना है। फिर अगला खिलाड़ी भी वही करेगा। इसी तरह से खेल आगे बढ़ेगा। वही जीतेगा जो चित्र को पहले रंग भर के पूरा करेगा। अब इसमें कौन जीतेगा, जिसने कि सबसे ज्यादा रंग भरा होगा इसमें, या फिर जिसका कि जो पहले इसमें रंग भर के इसको चित्र को पूरा कर देगा। अब आखिरी में आपको देखना है कि तो फिर कौन जीता। अब आप जितने भी आप लोग खेल रहे हो उसमें आपको देखना है कि कौन सा दोस्त आपका जीता है, उसका आप नाम यहाँ पे लिख देंगे। उसे कौन से टोकन मिले हैं। अब जो दोस्त आपका जीता है यहाँ पे आप लिखेंगे उसको कौन कौन से टोकन मिले थे वो आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर है लिखो तुम्हें कौन से टोकन मिले। अब आपको अपना लिखना है कि आपको कौन कौन से टोकन मिले थे, वो आप यहाँ पे लिख दोगे। तुमने गोले के कितने हिस्सों में रंग भरा। आपने गोले के कितने हिस्सों में रंग भरा है वो आप यहाँ पे लिखोगे। आपको सिर्फ अपने बारे में यहाँ पे लिखना है कि आपने यहाँ पे कितने हिस्सों में रंग भरा, वो आप यहाँ पे लिखोगे। अब है कार्ड की पहेली। तो यहाँ पे देखो लड़की कह रही है, इस चित्र को ध्यान से देखो और नीचे लिखे 4 प्रश्नों के उत्तर दो। तैयार। तो ये कार्ड की पहेली है और लड़की कह रही है कि यहाँ पे 4 चित्र को देखो और इन चारों का आपको ध्यान से उत्तर देना है। तो अब आप तैयार हैं। तो देखो आप ये सबसे पहले 4 चित्र देख लीजिए। अब इसके बाद यहाँ पे पहला प्रश्न है, वर्ग ए के सफेद भाग को 2 बराबर हिस्सों में बांटो। अब देखो उन्होंने क्या कहा है, ये जो सफेद हिस्सा है इसको आपने देखो इस वर्ग में जो ए वर्ग है इसमें देखो एक तो सफेद हिस्सा है और उसके अंदर एक काला वर्ग यानी कि एक काला हिस्सा भी है। तो काले हिस्से को छोड़कर आपने ए चित्र के सफेद हिस्से को 2 बराबर भाग में बांटना है। फिर उसके बाद लिखा है उत्तर मिला क्या। क्या यह ऐसा आसान है। वैसे अगर आप इसको ध्यान से करोगे तो ये बहुत ही आसान है। आप इसको 2 बराबर भाग में कैसे बांट सकते हो, जो काले वर्ग का जहां पर आप देख रहे हो एक तिकोना सा जो बन रहा है, वहां से आपको लाइन खींचते हुए जहां पर ये ए लिखा है उसी के साथ में जो कोना बन रहा है आप उस कोने पे लाइन सीधी लाइन एक ले जाएंगे तो आप देखोगे कि यह 2 बराबर हिस्सों में बट जाएगा। अब है 2 वर्ग बी के सफेद भाग को 3 बराबर हिस्सों में बांटो। अब आपको क्या करना है, जो बी वर्ग है इसके सफेद भाग को आपको 3 बराबर हिस्सों में बांटना है। तो ये भी आप देखोगे कि बहुत ही आसान है इसको करना। बस आपको जरूरत क्या है, थोड़ा सा ध्यान लगाना है, थोड़ी सी समझदारी दिखानी है, उससे आपके सभी सवाल बहुत ही आसानी से हल हो जाएंगे। इसमें देखो ये जो काला वर्ग बना है
इसकी जो ये लाइन जा रही है चौड़ाई वाली, इसको आप क्या करेंगे, इस लाइन को सीधे आप लेके जाएंगे और जो लंबाई वाली लाइन है इसको भी आप सीधे ऊपर लेके जाएंगे, जिससे कि आप देखोगे कि 3 बराबर वर्ग यहाँ पर और बन जाएंगे। फिर है तीसरा सवाल, वर्ग सी के सफेद हिस्से को 4 बराबर भागों में बांटो। क्या यह मुश्किल है? चिंता मत करो, आराम से करो। अगर तुम ना कर सको तभी उत्तर देखो। तो अब आपको यहाँ पर देखो ये क्या कहा है, आपको जो सी चित्र है इसका जो सफेद भाग है इसमें आपको इसको 4 बराबर भागों में बांटना है। और इसमें कहा है कि ये मुश्किल मतलब आपको पूछा है क्या ये मुश्किल लग रहा है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि ये मुश्किल नहीं है, आप कोशिश करो। अगर आपसे नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या करोगे, नीचे आपको उत्तर दिए गए हैं, वहां पे आप उसकी मदद ले सकते हो। फिर है चौथा सवाल, वर्ग डी के सफेद हिस्से को 7 बराबर भागों में बांटो। तो ये आप देखोगे इसमें डी चित्र में आपको कोई अंदर काले रंग का वर्ग नहीं दिया है, तो ये पूरा ही है और इसको आपने क्या करना है, 7 बराबर भागों में बांटना है, जो कि बहुत आसान है। तो ये आप कोशिश करेंगे और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो नीचे इसके उत्तर दिए गए हैं पृष्ठ 68 पे, यानी कि पेज नंबर 68 पर इसके उत्तर दिए हुए हैं। तो अगर आप कर सकते हो, अगर आप अच्छे से कोशिश करोगे तो आप इसे कर पाओगे, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप पेज नंबर 68 से उत्तर देखकर इसमें मदद ले सकते हो। अब है अंदाजा लगाओ और जांचो। तो क सवाल है, हर एक आकृति का कितना भाग रंगा हुआ है? पहले अंदाजा लगाओ और फिर उत्तर दो। अब देखो यहाँ पे जो एक चित्र है इसमें एक कछुआ बना है और एक त्रिभुज बना हुआ है, तो आपको अंदाजा लगाना है कि ये इस आकृति का कौन सा भाग है। तो आप क्या करोगे, हम देखेंगे कि सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें भुजाएं कितनी हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमने देखा कि ये 8 भुजाओं वाला यानी कि अष्टभुज बना हुआ है। तो इसके अंदर जब आप देखोगे तो वो इसमें जो है 8 त्रिभुज बनेंगे, क्योंकि ये अष्टभुज है। तो आपको क्या करना है, जैसे एक ही त्रिभुज बना हुआ है और इसका ये जो बीच में केंद्र बिंदु बना है, इस केंद्र बिंदु से आप पूरे जितने भी इसमें भुजाओं के बीच में कोने बने हुए हैं वहां लाइन खींच के आप 8 त्रिभुज बना देंगे। अब जब आपने देखा कि इसमें कुल 8 त्रिभुज बने हैं और 8 त्रिभुज में से एक में रंग रंगा हुआ है, तो इसका मतलब यह इस आकृति का 1/8 भाग है। अब है चित्र 2। इसमें देखो इन्होंने एक वर्ग बनाया हुआ है, आपको इसी वर्ग के नाप के और भी वर्ग यहाँ पर बनाने हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर 6 वर्ग ऐसे और बन जाएंगे। तो इसका मतलब यह 6 भाग में से एक भाग पे रंग करा हुआ है, तो ये इस चित्र का 1/6 भाग है। अब है चित्र 3। इसमें जब आप वर्ग बनाओगे तो देखो सबसे पहले ऊपर एक लाल रंग का बना है। अब अगर आप इसको देखोगे ध्यान से तो इसके बाईं तरफ भी एक ऐसा ही वर्ग बन सकता है और दाईं तरफ भी एक वर्ग ऐसा ही बन सकता है। तो इसका मतलब हुआ एक पंक्ति में 3 वर्ग बन रहे हैं और दोनों जो लाल वर्ग हैं इसके बीच में देखो वर्ग का जगह छूट रही है। तो इसका मतलब 3 वर्ग बीच वाली लाइन में भी बनेंगे और 3 वर्ग नीचे वाली लाइन में भी बनेंगे। तो इस तरीके से 3 पंक्तियां जो है उसमें हर एक पंक्ति में 3-3 वर्ग बने हुए हैं। तो इसका मतलब चित्र 3 में कुल 9 वर्ग बन रहे हैं और 2 वर्गों पे रंग हो रखा है। तो ये
इस आकृति का 2/9 भाग हुआ। अब आप देखोगे चित्र 4 में कि 4 वर्गों पर रंग रंगा हुआ है और इन्हीं वर्गों की सहायता से यहाँ पे आप और वर्ग बनाओगे जो कि कुल 15 वर्ग होंगे। तो 15 में से अगर 4 वर्गों पर रंग भरा हुआ है तो वह इसका 4/15 भाग होगा। अब है ख सवाल, क्या तुम्हें यह चित्र याद है? छोटे त्रिभुज को देखो, यह वर्ग का कौन सा हिस्सा है? तुम ये कैसे पता लगाओगे? अब देखो यहाँ पर आपको ये चित्र याद ही होगा कि उसमें एक था ना कि वर्ग के अंदर जो है त्रिभुज जो है वर्ग का आधा था। वो आपने देखा था, हमने बनाया भी था वर्ग के अंदर त्रिभुज, जिसमें कि हमें पता चला था कि जो त्रिभुज होता है वो वर्ग का आधा होता है। अब आपको क्या करना है, इस वर्ग को सबसे पहले आप पूरा करेंगे। और कैसे पूरा करेंगे? आप एक वर्ग बनाएंगे। इस वर्ग के बाद आपको एक जो है पहले आप बाएं के ऊपरी कोने से दाएं के नीचे वाले कोने तक एक तिरछी रेखा खींचेंगे। फिर बाएं के नीचे वाले कोने से दाएं के ऊपर वाले कोने तक एक तिरछी रेखा खींचेंगे, जिससे कि आप देखोगे इसमें 4 बराबर त्रिभुज बन जाएंगे। फिर आपको क्या करना है कि जो वर्ग की ऊपर वाली भुजा है वहां उसके बीच में एक बिंदु लेके वहां से नीचे वाली भुजा के बीच में एकदम बीच से होते हुए रेखा खींचनी है, जिससे आप देखोगे कि जो 2 त्रिभुज हैं ऊपर और नीचे वाला वो 2 बराबर हिस्सों में बट गया है। अब इसी तरह आप क्या करोगे, जो बाईं रेखा है इसके बीच में से होते हुए आपको दाईं रेखा के बीच तक एक और रेखा खींचनी है। इससे जो दाएं और बाएं में त्रिभुज बना है वो भी 2 बराबर हिस्सों में बट जाएगा। अब आप इस तरीके से देखोगे तो हमारे 12 वर्ग बन जाएंगे। अब आपको क्या करना है, जो बीच में हमने रेखाएं खींची है इनको आप मिला दोगे, यानी कि जो ऊपर वाली रेखा के बीच में एक बिंदु बना जहां से कि आपने रेखा खींची थी वहां से आप दाएं तरफ वाली जो रेखा का बिंदु था वहां तक एक लाइन खींचेंगे। फिर दाईं रेखा के बिंदु से आप नीचे वाली लाइन के बिंदु तक एक रेखा खींचेंगे और फिर जो नीचे वाली लाइन में एक रेखा खींची थी हमने और उस पे जो बिंदु बन गया था उससे आप बाईं रेखा तक एक लाइन खींचेंगे। तो इस तरीके से जब आप इस वर्ग में गिनोगे तो इसके अंदर 16 बराबर त्रिभुज बन जाएंगे। अब आपको क्या करना है, इसमें बोला है कि ये जो लाल रंग से रंगा हुआ त्रिभुज है यह इसका कौन सा भाग है। अगर इसमें कुल 16 त्रिभुज हैं और एक त्रिभुज में रंग भरा हुआ है तो वो इसका 1/16 भाग हो जाएगा। अब कहा है कि बड़े त्रिभुजों और दूसरी आकृतियों को छोटे छोटे त्रिभुजों में बांटो, जो कि हमने देखो अभी बांटा है यहाँ पे। और फिर पूछा है कि कुल कितने छोटे त्रिभुज बनेंगे, तो हमने यहाँ पर कुल 16 छोटे त्रिभुज बनाए हैं। अब है रंगीन हिस्से, इन्हें पूरा करो। तो देखो सबसे पहले जो चित्र 1 है यहाँ पे गोलाकार बना हुआ है। अब बोला है कि इस वृत्त को 2 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। तो आप देख ही रहे हो यहाँ पे 2 बराबर हिस्सों में बटा हुआ है। अब खाली स्थान दे रखा है और पूछा है कितने बराबर हिस्सों में से एक भाग में नीला रंग किया गया है। तो 2 बराबर हिस्सों में से एक भाग में नीला रंग किया गया है। अब है चित्र 2, इस वृत्त को कितने बराबर हिस्सों में बांटा गया है। तो आप देख ही रहे हो चित्र में कि 4 भाग हैं, तो 4 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। उसके बाद है कितने बराबर भागों में से कितने भागों में नीला रंग किया गया है।
तो आप देख रहे हो कि 4 बराबर भागों में से 2 भागों में नीला रंग किया गया है। अब है तीसरा सवाल, इस वृत्त को आपको क्या करना है, इसमें आपको पूरी लाइन लिखनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इस वृत्त को देखो 6 बराबर भागों में बांटा गया है, तो इस वृत्त को 6 बराबर हिस्सों में बांटा गया है और 6 बराबर भागों में से 3 बराबर भागों में नीला रंग किया गया है। फिर है चित्र सवाल, इस वृत्त को 8 बराबर हिस्सों में बांटा गया है और 8 बराबर भागों में से 4 भागों में नीला रंग किया गया है। अब आगे है, तो हम कह सकते हैं कि 1/2 बराबर में 2 बटे खालिस्तान बराबर 3/6 खालिस्तान बराबर में 4 बराबर में खालिस्तान बटे 8। अब आपको कहा है कि 1/2 के बराबर सब चीजों में क्या होगा और खालिस्तान दिया है, आपको इन्हें भरना है। तो 1/2 बराबर 2/4। क्यों? क्योंकि अगर आप 2/4 को इससे और छोटे रूप में लिखोगे तो वो भी 1/2 ही बन जाएगा, क्योंकि 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो इसका मतलब 1/2 2/4 के बराबर ही होगा। अब बोला है ये किसके बराबर होगा, कितने बटे 6? तो यहाँ पे आप लिखोगे 3/6, क्योंकि 3/6 को जब आप हल करोगे या छोटे रूप में लिखोगे तो वो भी 1/2 ही होगा। अब ये तीनों किसके बराबर होंगे, कितने बटे 8? तो यहाँ पे आप लिखोगे 4/8, क्योंकि 4/8 को भी जब हम हल करेंगे तो वह 1/2 ही बनेगा। और 1/2 हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, आधे के लिए। अब है हलवे को काटना। रमेश अपने बच्चों अम्मू और अन्नू के लिए हलवे का एक टुकड़ा खरीदा। रमेश ने अपने बच्चों के लिए क्या करा है, एक हलवे का टुकड़ा खरीदा है। उसने दोनों के लिए इसको 2 बराबर भागों में बांटा। हरेक को हलवे का कितना हिस्सा मिलेगा? तो अगर एक बड़े टुकड़े को उसने 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया तो इसका मतलब उन दोनों बच्चों को वो आधा आधा मिलेगा। तो इसलिए हरेक को हलवे का 1/2 या आधा हिस्सा मिलेगा। यह टुकड़ा बहुत बड़ा है, हम इसे खा नहीं सकते, उन्होंने कहा। अब बच्चों ने कहा कि ये बहुत बड़ा है, हम इसे खा नहीं पाएंगे। तो उनके पापा ने क्या करा, तो उसने इन टुकड़ों को फिर से आधा आधा बांटा। अब अम्मू को कितने टुकड़े मिलेंगे? तो पहले उसने एक टुकड़े से 2 टुकड़े करे थे और दोनों बच्चों को एक एक टुकड़े दे दिए थे। अब उसने क्या करा, उन टुकड़ों के भी फिर से टुकड़े कर दिए हैं। तो अब अम्मू को 2 टुकड़े मिलेंगे। एक बड़े टुकड़े से 2 टुकड़े और कर दिए तो अब अम्मू को 2 टुकड़े मिलेंगे। अब पूछा है यह हलवे का कितना हिस्सा है। अब क्योंकि कुल उसने 4 टुकड़े कर दिए हैं और 4 में से 2 टुकड़े मिले हैं तो यह हलवे का 2/4 या फिर इसे आप 1/2 हिस्सा भी कह सकते हो, क्योंकि अभी भी रहेगा तो वो आधा ही, क्योंकि टुकड़े ज्यादा हो गए हैं लेकिन है तो वो आधा ही पूरे हलवे का। तो इसको आप 2/4 या फिर आधा भी लिख सकते हो। इसको छोटा करो पापा, उन्होंने कहा। तो उसने हलवे को फिर से छोटे हिस्सों में काटा। अब उसने, उनके बच्चों ने क्या कहा, इसको कहा कि और छोटे हिस्सों में कर दिए। तो 4 से आप देखोगे अब वह 8 हिस्सों में बट गया है। धन्यवाद पापा। अब हर एक बच्चे को कितने टुकड़े मिलेंगे? तो क्योंकि कुल 8 टुकड़े हैं तो इसलिए हर एक बच्चे को 4 टुकड़े मिलेंगे। हर टुकड़ा हलवे का कितना हिस्सा है? कुल टुकड़े 8 हैं तो और एक टुकड़ा उसका कितना हो गया, 1/8 हिस्सा।
अब है, अगर रमेश ने हलवे को 6 बराबर हिस्सों में काटा होता तो हर एक को कितने टुकड़े मिले होते। प्रश्न 1 से 4 के अपने उत्तरों को देखो और लिखो। तो आप देखोगे कि अगर 6 बराबर हिस्सों में वो बांटता तो उसमें क्या होता, 6 का वो आधा आधा करता और 6 का आधा कितना होगा, 6 गुना 1/2 यानी कि 3 टुकड़े। तो हर एक को 3 टुकड़े मिले होते। अब कहा है प्रश्न 1 से 4 के अपने उत्तरों को देखो और लिखो। तो हमारा जो था सबसे पहला था वो लिखेंगे हम 1/2 बराबर 2/4 बराबर 3/6 बराबर 4/8 बराबर 5/10। अब आप अगर इनको एक तरीके से देखोगे तो 1/2 तो लिखा हुआ है, लेकिन उसके अगर 2/4 या 3/6 और 4/8 5/10 और 6 आखिरी में 6/12 इनको अगर आप हल करोगे तो यह सब भी 1/2 ही बनेंगे। तो इसका मतलब दोनों बच्चों को आधा आधा ही मिलना था। अब है पट्टी के हिस्से। चित्र को देखो, हरेक हरे रंग का टुकड़ा पट्टी का कौन सा भाग है। हरेक रंग की पट्टी का एक टुकड़ा उस पट्टी का कौन सा भाग है, लिखो। अब आपको क्या कहा है यहाँ पे कि चित्र दिया है, आपको ये देखना है और बताना है कि हरेक हरे रंग का जो टुकड़ा है वो पट्टी का कौन सा भाग है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले जो ये आखिरी में हरे रंग की पट्टी बनी है इसमें आपको गिनने होंगे कि कितने कुल वर्ग बने हुए हैं। तो हमने देखा कि इसमें कुल 8 वर्ग बने हुए हैं। तो हरेक हरे रंग का टुकड़ा उस पट्टी का 1/8 भाग हुआ। अब कहा है कि हरेक रंग की पट्टी का एक टुकड़ा उस पट्टी का कौन सा भाग है। तो अब हम हरे से ऊपर वाले यानी कि नीले रंग की पट्टी में अगर देखें तो कुल 4 भाग में वो बटा हुआ है। तो इसका मतलब उसका एक भाग जो है वो पूरी पट्टी का 1/4 भाग हुआ। अब है इससे उसके ऊपर पीले रंग की पट्टी। पीले रंग की पट्टी जो है 2 बराबर भागों में बटी हुई है। तो उसका एक टुकड़ा पूरी पट्टी का 1/2 भाग यानी कि आधा भाग हुआ। अब सबसे ऊपर है गुलाबी पट्टी जो कि आप देख ही रहे हो कि पूरी है, तो इसलिए उसका कोई भाग नहीं, वो पूरा भाग ही गुलाबी रंग से रंग कर रखा है। अब है आपको पूछा है कितने 1/4 मिलकर आधा बनाएंगे। तो 2 1/4 मिलकर आधा बनाएंगे। इसको आप कैसे करोगे, 1/4 जमा 1/4। तो इसको जब आप हल करोगे तो ये 2/4 हो जाएगा और 2/4 को आप अगर छोटे रूप में लिखो तो वो 1/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब जब हम 2 1/4 को मिलाएंगे तो हमारे जब हम 2 1/4 को मिलाएंगे तो हमारा 1 आधा बन जाएगा। उसके बाद है कितने 1/8 मिलकर 1/4 बनाएंगे। तो जब हम 4 बार 1/8 को जोड़ेंगे तो हमारा बन जाएगा 1/4। जब हम 2 1/8 मिलाकर यानी कि जब हम जब हमारा सवाल है कि कितने 1/8 मिलकर 1/4 बनाएंगे। तो जब हम 2 बार 1/8 को जोड़ेंगे तो हम बनाएंगे 1/4। अब पूछा है कि 1/2 में कितने 1/8 है। तो 1/2 में 4 1/8 होंगे। इसका ये हुआ कि जब आप 1/8 को 4 बार जोड़ोगे तो वो मिलकर जो है 1/2 बन जाएगा। इसको आप हल करके देख सकते हो। 1/8 जमा 1/8 जमा 1/8
जमा 1/8। इस तरीके से आपको 4 बारी जोड़ना है। अब आपने देखा कि नीचे बटे में सभी में 8 यानी कि एक ही संख्या है तो हम 8 ही लिख देंगे, और ऊपर की चारों संख्याओं को यानी कि 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1 जोड़ देंगे, जो कि हो जाएगी 4/8। और 4/8 को जब आप छोटी संख्या के रूप में लिखोगे या फिर हल करोगे तो वो 1/2 बन जाएगा। तो इससे हमें पता चला कि जब हम 4 1/8 को मिलाएंगे तो 1/2 बनेगा। अब अपने दोस्तों से इस चित्र से जुड़े कुछ सवाल पूछो। यहाँ पे देखो एक चित्र दिया हुआ है और कहा है कि इससे जुड़े सवाल आपको अपने दोस्तों से पूछने हैं। तो है पैटर्न। इस वर्ग को देखो, कितना हिस्सा नीले रंग से भरा हुआ है। तो ये वर्ग बना हुआ है और जिसके अंदर ये और भी वर्ग और आयत बने हुए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बताना है कि जो नीले रंग से भरा है वो उसका कौन सा हिस्सा है। तो अगर हम देखें कि इस वर्ग के अंदर एक आयत बनी हुई है पीले रंग से जो रंगी हुई है, लाल रंग से एक वर्ग बना हुआ है, फिर एक और वर्ग बना है जिसमें कि नीला, हरा और सफेद रंग करा हुआ है। तो अगर हम इस वर्ग की सहायता से देखें तो हम इस बड़े वर्ग के अंदर कुल 16 छोटे वर्ग बना सकते हैं। अब 16 वर्ग में से 2 नीले रंग पे रंग करा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि नीला रंग इस पूरे वर्ग का 2/16 भाग है। तो इसमें आप पहले वर्ग बनाकर देखिएगा, आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर पूछा है कितना हिस्सा हरा है। तो आप देख ही रहे हो कि एक छोटे वर्ग में हरा रंग है, तो इसका मतलब 1/16 भाग हरा रंग है। अब है पहेली, क्या यह बराबर है? अम्मिनी कहती है कि आधे का आधा और 3/4 का 1/3 बराबर है। क्या तुम यह मानते हो? तुम इसे कैसे दिखाओगे? तो देखो, हम इसे कैसे दिखा सकते हैं। आप इसको एक चित्र की सहायता से देख सकते हो। आप सबसे पहले एक वर्ग बनाएंगे और वर्ग के अंदर आप 4 बराबर वर्ग बना देंगे। अब आप देखोगे कि 4 वर्ग का आधा होगा 2 वर्ग। तो ये आपको पता चल गया आधा है। उसके बाद आपको बनाना है आधे का आधा। अब आप एक दूसरा वर्ग बनाएंगे जिसको कि फिर से आप 4 बराबर भागों में बांट देंगे। अब उन 4 भागों का आपको बताना है आधे का आधा। तो 4 का आधा होगा 2 वर्ग, फिर उसके बाद उसका आधा होगा 1 वर्ग। तो इस तरीके से हमने बना दिया आधे का आधा। अब आपको बनाना है 3/4। तो आपको क्या करना है, एक वर्ग लेना है और उस वर्ग में फिर से आपको 4 बराबर भागों में बांटना है। तो आपको कहा है 3/4, तो इसका मतलब इस चारों में से 3 वर्ग, 3/4 का मतलब 3/4 होता है। तो इसका मतलब 3 वर्ग पे आप ये रंग कर दीजिए और एक को छोड़ दीजिए। ये हो गया 3/4। अब आपको कहा है कि 3/4 का 1/3। तो 3/4 का 1/3 क्या होगा? जो कि आप देख रहे हो जो 3/4 है उसका आपको 1/3 निकालना है, यानी कि 3 में से 1 बॉक्स आप ले लोगे। तो आप देखोगे कि जो आधे का आधा था उसमें भी हमारे पास 4 वर्ग में से 1 वर्ग आ रहा था। जब हमने 3/4 का 1/3 निकाला तो उसमें भी हमारे पास 1 वर्ग ही आया। तो इसका मतलब जो अम्मिनी ने कहा यानी कि आधे का आधा और 3/4 का 1/4 यह बराबर है। अब है हिस्से से पूरे की ओर। नंबर 1, यहाँ एक फूल की 1/5 पत्तियां दिखाई गई हैं। बाकी पत्तियों का चित्र बनाकर फूल को पूरा करो। तो 1/5 का मतलब आपको पता है कि जब भी हम ऊपर जो संख्या लिखी होती है इसका मतलब कि यह हमारे पास है, और 5 का मतलब हो गया जो बट्टे में नीचे संख्या लिखी होती है, इसका मतलब वह उसकी कुल संख्या है।
अब 1/5 पत्ती दिखाई गई है, तो इसका मतलब फूल में कुल 5 पत्तियां होंगी, तभी वह इसका ये एक पत्ती इसका 1/5 भाग बन पाएगी। तो इसलिए आपको इस फूल में 4 पत्तियां और बनाकर इस फूल को पूरा करना है। उसके बाद है दूसरा, चित्र में पंखे के 1/3 ब्लेड दिखाई दे रहे हैं, बाकी ब्लेड बनाकर चित्र को पूरा करो। तो एक पंखे की ब्लेड कितने पंखे की ब्लेडों का 1/3 होगा? कुल अगर 3 पंखे के ब्लेड 3 होंगे तभी ये एक ब्लेड 1/3 बन पाएगा। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर 2 ब्लेड और बनाने हैं और उससे ये चित्र आपको पूरा करना है। फिर है तीसरा सवाल, एक दूसरे पंखे के आधे ब्लेड यहाँ दिखाए गए हैं, बाकी आधा हिस्सा बनाकर चित्र को पूरा करो। तुमने कितने ब्लेड बनाए हैं? अब आपको यहाँ पे कहा है कि ये पंखे के आधे बना रखा है और आधा आपको बनाना है, तो 2 किसका आधा होगा? 4 का। तो इसका मतलब इस पंखे में 4 ब्लेड थे जिसमें से कि 2 बनाए हुए हैं और 2 आपको और बनाकर इस चित्र को पूरा करना है। अब है रुपए और पैसे। कितने 50 पैसे 1 रुपया बनाएंगे? तो आपको पता है कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो हम अगर 50 पैसे को 2 बार जोड़ेंगे, 50 + 50 तो 100 पैसे हो जाएंगे, जिससे कि हमारा 1 रुपए बन जाएगा। इसका मतलब 2 50 पैसे जोड़कर हम 1 रुपए बनाएंगे। उसके बाद है, क्या 50 पैसे 1 रुपए का आधा है? तो हाँ, 50 पैसे 1 रुपए का आधा है। ये आप कैसे निकालोगे? क्योंकि आपको पता है कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 100 × 1/2, और जब हमने इसको हल किया तो संख्या आई 50। तो इसका मतलब कि 50 पैसे 1 रुपए का आधा है। अब है, कितने 25 पैसे 1 रुपया बनाएंगे? तो 4 25 पैसे को जब आप जोड़ोगे तो 1 रुपया बन जाएगा, क्योंकि 25 + 25 + 25 + 25 होगा मिलकर 100 पैसे, और 100 पैसे 1 रुपए के बराबर होता है। अब है, 25 पैसा 1 रुपए का कितना हिस्सा है? तो आप इसको कैसे हल करोगे? आपको पता है कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो आपको देखना है कि 25 पैसा 1 रुपए का कितना हिस्सा है। तो 25/100, और जब आप इसको हल करोगे तो वो आएगा हमारे पास जवाब 1/4। तो इसका मतलब 25 पैसा 1 रुपए का 1/4 हिस्सा है। फिर है, 20 पैसा 1 रुपए का कितना हिस्सा है? तो इसको भी हम इसी तरीके से हल करेंगे, 20/100, जिससे कि हल करके हमारे पास आया जवाब 1/5, यानी कि 20 पैसा 1 रुपए का 1/5 हिस्सा है। फिर है, कितने 10 पैसे 1 रुपया बनाएंगे? तो आपको देखना है कि आप कितनी बार 10 पैसे को जोड़ो कि वे 100 पैसे बन जाए, क्योंकि 100 पैसों से ही 1 रुपए बनता है। तो 10 आपको 10 बार 10 पैसे को जोड़ना होगा, यानी कि 10 पैसे हमें चाहिए होंगे, जिससे कि हमारा 1 रुपए बनेगा। तो 10 पैसे 1 रुपए का कितना हिस्सा है? तो हमने देखा कि 1 रुपए बनाने के लिए हमें 10 पैसों की जरूरत थी, तो इसका मतलब 1 10 पैसा 1 रुपए का 1/10 हिस्सा हुआ। अब है आगे, एक बूढ़ी औरत की वसीयत। एक बूढ़ी औरत थी, वह अपनी 3 बेटियों के साथ रहती थी। वह काफी अमीर थी और 19 ऊंटों की मालकिन थी। एक दिन वह बीमार हो गई। बेटियों ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने पूरी कोशिश की, मगर वह बूढ़ी औरत को नहीं बचा पाया। उसकी मौत के बाद उसकी बेटियों ने उसकी लिखी वसीयत पढ़ी।
मेरी सबसे बड़ी बेटी को मेरे ऊँटों का 1/2 भाग मिलेगा। मेरी दूसरी बेटी को मेरे ऊँटों का 1/4 भाग मिलेगा। मेरी तीसरी बेटी को मेरे ऊँटों का 1/5 भाग मिलेगा। बेटियां काफी हैरान थी। मुझे कुल 19 ऊँटों के 1/2 कैसे मिलेंगे? बड़ी बेटी ने पूछा। 19 का आधा 9.5 है, पर हम ऊँट को काट नहीं सकते, दूसरी बेटी ने कहा। क्योंकि देखो, अब उसकी मम्मी ने वसीयत में लिखा था कि जो सबसे बड़ी बेटी है उसको जितने भी ऊँट हैं उसका आधा मिलेगा, और कुल ऊँट 19 थे। अब 19 का आधा 9.5 होता है, तो 9 ऊँट तो चलो वो ले लेगी, लेकिन आधा ऊँट वो कैसे लेगी? तो ये यहाँ पे परेशानी हो गई थी। तो वो कहती है यह सही है, पर अब हम क्या करें? तीसरी बेटी ने पूछा। तभी उन्होंने अपनी चाची को आते हुए देखा। बेटियों ने उन्हें अपनी परेशानी बताई। मुझे वसीयत दिखाओ। मेरे पास एक तरकीब है, तुम मेरा ऊँट ले लो। तो अब तुम्हारे पास 20 ऊँट है। अब क्या तुम इन्हें अपनी माँ की कही वसीयत के अनुसार बांट सकते हो? चाची ने कहा। तुम्हें आधे ऊँट चाहिए है ना? तो 10 ऊँट ले लो, क्योंकि अब 20 है तो 20 का आधा 10 होगा। तो उसने उसको कहा कि 10 ऊँट ले लो। उन्होंने सबसे बड़ी बेटी से कहा, तुम अपना हिस्सा लो। चाची ने दूसरी बेटी से कहा। उसने 1/4 ऊँटों को लिया और उसको ऊँट मिले। तो दूसरी बेटी का हिस्सा कितना होगा? 20 गुना 1/4, यानी कि 5 ऊँट। तो दूसरी बेटी को 5 ऊँट मिले। फिर उसने तीसरी से कहा, तुम 1/5 ऊँट ले सकती हो। चाची ने तीसरी बेटी को कहा, और उसे कितने ऊँट मिले? 20 गुना 1/4, जिससे की संख्या आई 4। 20 गुना 1/5, जिससे संख्या आई 4, तो इसका मतलब उसको 4 ऊँट मिले। अब बेटियां बहुत खुश हुई और अपने ऊँटों की गिनती करी। तो सबसे बड़ी को मिले थे 10, जमा दूसरे नंबर की बेटी को मिले थे 5, जमा तीसरी बेटी को मिले थे 4, यानी कि बराबर 19। एक बचा हुआ ऊँट मेरा है, चाची ने कहा और अपना ऊँट ले गई। यह कैसे हुआ? चर्चा करें। अब देखो, जो कुल ऊँटों की संख्या निकली वह वसीयत के ऊँटों की संख्या के बराबर है। जब हमने तीनों को जो ऊँट मिले हैं वो हमने जोड़े, तो हमने देखा कि जो वसीयत में संख्या लिखी थी ऊँटों की, यानी कि 19, उसी के बराबर है। अब अगर देखा जाए तो ये जो गणना हुई है या फिर हिसाब किताब जो हुआ है, तो गणित के अनुसार सही नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि चाची ने अपना ऊँट दिया था और हमने जो हल किया था वो 20 के अनुसार किया था, लेकिन जब हमने बांटने के बाद उनको जोड़ा तो संख्या वसीयत के ऊँटों के अनुसार लिखी। तो गणित के हिसाब किताब के अनुसार अगर देखें तो ये सही नहीं लग रहा है, लेकिन इससे तीनों बहनों की परेशानी हल हो गई, तो यह ठीक है। अब है अरुण का टाइम टेबल। यहाँ पे देखो, ये अरुण ने अपना टाइम टेबल दिया हुआ है। सोना दिन का 1/3 हिस्सा। यहाँ पे देखो, एक ये बड़ी सी आयत बनी है और इसके अंदर उसने इसको 24 बराबर भागों में बांटा है। 24 बराबर भागों में इसलिए बांटा है क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और वो इन 24 घंटों में किस काम में कितने घंटे लगाता है वो यहाँ पे उसने उसके लिए बनाया गया है। तो उसने कहा है, सोना दिन का 1/3 हिस्सा अलग अलग रंगों से दिखाओ। जैसे यहाँ पे ऊपर ही गुलाबी रंग से दिखा रखा है, तो आपको जितने घंटे जिस काम में लग रहे हैं उसके सबके लिए अलग अलग रंग आपको भरना है। तो कुल है 24 घंटे, तो आपको क्या करना है? 1/3 हिस्सा निकालना है। तो 24 गुना 1/3, यानी कि 8 घंटे सोना। फिर कहा है खेलना दिन का 8वां हिस्सा। तो इसका मतलब 24 गुना 1/8, जो कि निकला 3 घंटे खेलना। फिर है पढ़ना, तो पढ़ने में उसने दिन का 1/4 हिस्सा लगाया, यानी कि 24
गुना 1/4, तो जो कि निकला 6 घंटे खेलना। अब अरुण कितने घंटे लेता है? तो आपको ये देखो, ये रंग दिए हुए हैं, इन रंगों से आपको ऊपर करना है। सोने के लिए हमने निकाला था 8 घंटे, पढ़ाई के लिए हमने निकाला था 3 घंटे, नहीं, पढ़ाई के लिए हमने निकाला था 6 घंटे। उसके बाद है खेलना, खेलने के लिए हमने निकाला था 3 घंटे। अब कहा है और कामों के लिए वह दिन के कितने हिस्से का उपयोग करता है? तो कुल घंटे थे 24, जिसमें से कि उसने 8 घंटे सोना जमा 3 घंटे खेलना जमा 6 घंटे पढ़ने में निकाले, यानी कि 17 घंटे उसने इन तीनों कामों में निकाले। तो 24 घटा 17 बराबर में 7 घंटे उसके पास अभी बचे हैं, जो कि उसने और कामों के लिए निकाले हैं। अब कहा है, अब देखो साइड में ये औरत कह रही है कि अरुण 10 बजे सोता है और 6 बजे उठता है। अगर आप इस हिसाब से भी देखोगे तो 8 6 बजे सो रहा है और वो 10 बजे सोता है और 6 बजे उठता है। तो आप इससे भी अगर हिसाब लगाओगे तो उसके 8 घंटे सोने के निकल रहे हैं। और वह कह रहे हैं कि सुबह 7 से 8 के बीच खेलता है, जो कि 1 घंटा हो गया, और फिर शाम को 6 से 8 के बीच खेलता है, यानी कि 2 घंटे। तो 2 जमा 1 3 घंटे, और 3 घंटे ही हमने निकाले थे उसके खेलने के लिए। फिर वह कहता है कि एक दिन में 24 घंटे हैं, तो मैं दिन का 1/3 कैसे पता करूं? कैसे पता करेंगे? 24 को 3 बराबर भागों में बांटकर, या फिर 24 गुना 1/3, जो कि था 8 घंटे। अब है आगे स्कूल पत्रिका। एक स्कूल ने साल के हर तिमाही में एक पत्रिका निकालने की सोची। एक साल में उनके पास कितनी पत्रिकाएं होंगी? अब अगर वो हर 3 महीने में एक पत्रिका निकाल रहा है, और आपको पता है कि एक साल में कुल 12 महीने होते हैं, तो आप क्या करोगे? 12 को 3 से भाग कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो एक साल में 4 पत्रिकाएं निकलेंगी। अब वो कह रहा है कि अगर उन्हें साल की हर एक तिमाही के अंत में पत्रिका छापनी है तो कौन से महीने की छपाई होगी? उन महीनों के अंकों पर निशान लगाओ। नीचे देखो 1 से 12 महीने होते हैं, तो इसलिए 1 से 12 तक ये अंक लिखे हुए हैं। और कहा है कि अगर हर एक तिमाही के अंत में, तिमाही मतलब हो गया तीसरा महीना, हर तीसरे महीने के अंत में अगर पत्रिका छापनी है तो कौन से महीने के छपाई होंगे, यानी कि वो कौन से महीने होंगे आपको बताने हैं। तो पहले हम लेंगे तीसरा महीना, जो कि होगा मार्च। उसके बाद हम लेंगे छठा महीना, यानी कि 6 नंबर, जो कि होगा जून। फिर हम लेंगे 9 नंबर, जो कि होगा सितंबर। और फिर हम लेंगे 12, यानी कि दिसंबर महीना। अब कहा है नींद के बारे में एक मजेदार बात। क्या तुमने कुंभकर्ण का नाम सुना है? रावण का भाई। वह आधे साल तक सोने के लिए प्रसिद्ध है। तो कुंभकर्ण का नाम तो सभी ने सुना है, और ये भी सबने सुना है कि वह उसको बहुत नींद आती थी, जो कि सोने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। अब कहा है ज्यादातर लोग एक दिन में 8 घंटे सोते हैं, तो यह एक दिन का कौन सा हिस्सा है? तो ये आप कैसे पता करोगे? आप देखोगे कि जो है कुल घंटे होते हैं 24, और जितने घंटे सोता है आदमी वो है 8। तो हम इसको कैसे हल करेंगे? 8/24। तो जिससे हमने देखा कि यह पूरे दिन का, यानी कि 24 घंटे का 1/3 हिस्सा है, यानी कि वह अपने पूरे दिन का, यानी कि 24 घंटे का 1/3 हिस्सा सोने में लगाता है। तो वह एक साल में कितना हिस्सा सोते हैं? अब अगर वो एक दिन का 1/3 हिस्सा सो रहा है, तो इसका मतलब वो पूरे साल का, यानी कि एक साल का भी 1/3 हिस्सा ही सोने में
लगाएगा। लेकिन अगर आप इसको हल करके देखना चाहते हैं तो आप इसको कैसे हल करेंगे? आपने देखना है कि एक साल में 365 दिन होते हैं और एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो सबसे पहले हम 365 दिन में कितने घंटे होंगे वो निकालेंगे। तो 365 गुना 24, तो हमारे पास घंटे आए 8760। उसके बाद आप देखोगे कि वो एक साल में सोता कितना है। अब 365 दिन है और एक दिन में वो 8 घंटे सोता है, तो हमें सोने वाले घंटे निकालने हैं। तो यानी कि 365 गुना में 8, तो घंटे आए 2920। अब आपको एक साल का कितना हिस्सा सोने में लगा वो निकालना है। तो उसके लिए जो हमने एक साल में सोने के घंटे निकाले थे, यानी कि 2920 को, जो कि 365 घंटे में 365 दिन में कुल घंटे होते हैं, यानी कि 8760 से भाग कर देंगे तो इसको हल करके आएगा 1/3, जो कि मैंने आपको कहा ही था कि वह सोने में भी पूरे एक साल का 1/3 हिस्सा लगाएगा। अब कहा है कि एक 60 साल का व्यक्ति जरूर कितने साल सोया होगा? तो वह 60 साल का व्यक्ति है, तो 60 गुना 1/3, क्योंकि वो 1/3 हिस्सा सो रहा है इसलिए, तो 60 गुना 1/3 बराबर में 20 साल, यानी कि एक 60 साल का व्यक्ति 20 साल सोया होगा। अब है उत्तर कार्ड की पहेली। देखो ऊपर जो हमने करे थे चित्र थे ABCD, जिसमें कि हमें कहा था कि सफेद वर्ग को आपको बांटना था। तो ये देखो उसका उत्तर है। अब आपने जो किया है आपको वो इससे मिलाना है कि सेम आपने ऐसा किया है या फिर नहीं। अगर आप कर पाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए हैं तो आप इसकी मदद यहाँ से ले सकते हो। अब है कीर्ति की खरीदारी सूची। पीली सूची को देखो। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे पीली सूची को देखना है जिसमें चीजों के नाम दिए हैं, यानी कि सब्जियों के नाम दिए हैं और उनका रेट दिया हुआ है किलो के हिसाब से, यानी कि 1 किलो का कितनी कीमत है। तो यहाँ पे सूची में टमाटर, आलू, प्याज, गाजर और लौकी दिए हैं और साथ में उनकी 1 किलो की कीमत दी हुई है। अब क पूछा है 2 किलो टमाटर कितने के हैं। तो उसके लिए हम देखेंगे कि 1 किलो टमाटर की जो कीमत है वो 12 रुपए किलो है। तो 2 किलो टमाटर की कीमत होगी 2 गुना 12, यानी कि 24 रुपए। अब पूछा है कि आधा किलो टमाटर कितने के होंगे। अब जब उसका वजन आधा हो गया है तो कीमत भी हम आधी कर देंगे। तो आधा किलो टमाटर की कीमत होगी 12 गुना 1/2, यानी कि 6 रुपए। अब बोला है किरण को 2.5 किलो टमाटर चाहिए, उसे वह कितने के मिलेंगे। तो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें 2.5 किलो बोला है जो कि 2 और आधा किलो मिलके बना है। तो सबसे पहले हम 2 किलो टमाटर की कीमत निकाल लेंगे जो कि होगी 12 गुना 2 24 रुपए। उसके बाद हम आधा किलो टमाटर की कीमत निकालेंगे। तो आधा किलो टमाटर की कीमत हमने निकाली थी 6 रुपए। तो अब हम 24 जमा 6 को जोड़ देंगे तो हो गया 30 रुपए, यानी कि 2.5 किलो टमाटर की कीमत पड़ेगी 30 रुपए। अब कहा है कि 3.5 किलो आलू की कीमत क्या होगी। 3 और 1/2 किलो आलू की कीमत आपको बतानी है। तो 1/2 को हम आधा किलो बोलते हैं, तो 3.5 किलो आलू की कीमत आपको बतानी है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले हम 3 किलो आलू की कीमत निकाल लेंगे। तो हमने देखा कि आलू के 1 किलो की कीमत जो है वो है 10 रुपए। तो 3 किलो की हो जाएगी 10 गुना 3, यानी कि 30 रुपए। अब आपको आधा किलो आलू की कीमत निकालनी है, तो 10 गुना 1/2,
तो कीमत निकली 5 रुपए। अब आप 30 और 5 को जोड़ दोगे तो आपके 3.5 किलो आलू की कीमत निकल जाएगी और कीमत होगी 35 रुपए। अब कहा है 1/4 किलो गाजर कितने की होगी। तो इसको भी आपको इसी तरीके से हल करना है। आप सबसे पहले 1 किलो गाजर की कीमत ले लोगे जो कि है 18 रुपए। अब उसके बाद 1/4 किलो गाजर की कीमत निकालेंगे हम। तो 18 गुना 1/4 जो कि हल करके निकला 4.50 पैसे यानी कि 4.5 रुपए। तो अब हम 1/4 किलो गाजर की कीमत निकालेंगे तो 18 जमा 4.5 तो कीमत निकली 22.5 रुपए। अब है उसने 4 और 3/4 किलो की लौकी को खरीदा जिसकी कीमत है। तो इसको भी हम इसी तरीके से हल करेंगे। देखो जिस तरीके से हमें आसान लगे हमें उस तरीके से इसको हल करना चाहिए। तो हमें कहा है 4 से ही 3/4 किलो लौकी की कीमत आपको निकालनी है। तो सबसे पहले हम 4 किलो लौकी की कीमत निकाल लेंगे। 1 किलो लौकी की कीमत है 8 रुपए। तो 4 किलो लौकी की कीमत होगी 4 गुना 8 तो हुई 32 रुपए। अब आपको 3/4 किलो लौकी की कीमत निकालनी है तो उसको आप 1 किलो लौकी की कीमत से निकालेंगे यानी कि 8 गुना 3/4 जो कि निकली 6 रुपए। अब जो हमने 4 किलो की कीमत निकाली थी और 3/4 किलो की कीमत निकाली है दोनों को जोड़ दोगे यानी कि 32 जमा 6 कीमत निकली 38 रुपए। अब कहा है कीर्ति के हाथ में खरीदारी सूची देखो, उससे यह सब खरीदने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो कीर्ति को क्या क्या लेना है? कीर्ति को लेना है 2 से ही 1/4 किलोग्राम टमाटर। तो हम इसको उसी तरीके से करेंगे। पहले हम 2 किलो टमाटर की कीमत निकालेंगे तो 2 गुना 12 24 रुपए। फिर हम 1/4 किलो टमाटर की कीमत निकालेंगे तो 12 गुना 1/4 निकली कीमत 3 रुपए। अब हम 2 किलो टमाटर और 1/4 किलो टमाटर की कीमत को जोड़ देंगे। 24 जमा 3 27 रुपए। तो 2 से ही 1/4 किलो टमाटर की कीमत निकली 27 रुपए। अब हमें किसकी कीमत निकालनी है? गाजर की कीमत। और गाजर हमें कितना लेना है? 3 से ही 3/4। तो इसके लिए सबसे पहले हम 3 किलो गाजर की कीमत निकालेंगे तो 3 गुना 18 इसकी कीमत निकली 54 रुपए। अब 3/4 किलो गाजर की कीमत निकालोगे 18 गुना 3/4 तो ये आ गया आपका 54/4 जिसको कि आप हल करोगे तो निकलेगी 13.5 रुपए कीमत। अब हम इन दोनों कीमत को जोड़ देंगे 54 जमा 13.5 यानी कि 13.50 पैसे। तो 3 से ही 3/4 किलो गाजर की कीमत हुई 67 रुपए 50 पैसे या फिर आप इसको कह सकते हो 67.5 रुपए। अब कहा है कि 1 से ही 1/2 किलोग्राम लौकी यानी कि 1.5 किलो लौकी आप इसको कह सकते हो। तो 1 किलो लौकी की कीमत है 8 रुपए। अब ये आपको क्या करना है? इसमें आधा किलो लौकी की कीमत जोड़ देनी है। तो आधा किलो लौकी की कीमत कितनी होगी? 8 गुना 1/2 तो कीमत हुई 4 रुपए। अब 1.5 किलो लौकी की कीमत होगी 8 जमा 4 तो 12 रुपए। अब आपको कहा है कि सब खरीदने के लिए कुल पैसे उसको कितने देने पड़ेंगे। तो आपने जो तीनों की जो कीमत निकाली है उसको आप जोड़ देंगे यानी कि 27 जमा 67.5 जो कि है 67.50 पैसे जमा 12 रुपए। तो इन जब तीनों को हमने जोड़ा तो कीमत आई 106 रुपए 50 पैसे।
अब आपका सवाल है, तुम जो सब्जियां खरीदना चाहते हो उनका बिल खुद बनाओ, पता लगाओ कि तुम्हें कुल कितने पैसे देने पड़ेंगे। अब ये सवाल आपको खुद करना है। आपको क्या करना है, अपने अनुसार कि आप कौन सी सब्जी आपको कितनी चाहिए वो आप पहले लिखोगे, उसके बाद आप उसकी कीमत निकालोगे और फिर जितनी कुल कीमत, यानी कि आपको 2-3 सब्जियां लेनी है, उनके वजन के हिसाब से आप उनकी कीमत निकालोगे, फिर उन तीनों की कीमत को जोड़कर आप कुल पैसे निकालोगे कि आपको कुल कितने पैसों की जरूरत है। अब है आगे अभ्यास का समय। रहीम की यात्रा। रहीम को अपने स्कूल पहुंचने के लिए एक सही 1/4 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है। अब देखो, उसे स्कूल जाने और वहां से घर आने में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ती है। अब यहाँ पे देखो, उसको जो है स्कूल पहुंचने का जो समय दिया है, स्कूल पहुंचने के लिए जो उसकी दूरी है वो है एक सही 1/4 किलोमीटर। अब जितनी दूरी घर से स्कूल जाने के लिए है, स्कूल से घर आने के लिए भी उतनी ही दूरी होगी। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों दूरी को जोड़ देंगे, यानी कि 1/4 जमा में 1/4। तो इसमें हमने देखा कि 1 और 1 को जब हमने जोड़ा तो 2 किलोमीटर तो हमें पता चल गया। अब हमको 1/4 जमा 1/4 को जोड़ना है। तो जब हम 1/4 और 1/4 को जोड़ेंगे तो इसमें हमने देखा कि नीचे बटे में एक संख्या है, यानी कि सेम संख्या है, तो 4 हम ले लेंगे और ऊपर की संख्याओं को जोड़ देंगे, 1 जमा 1 यानी कि 2/4। अब जब हम 2/4 को और छोटे रूप में लिखेंगे या फिर इसको हल करके लिखेंगे तो ये 1/2 बन जाएगा। तो इसका मतलब 2 जमा 1/2, तो ये हो गया 2.5 किलोमीटर। इसका मतलब रहीम को घर से स्कूल और स्कूल से घर पहुंचने में 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। अब कहा है कौन से सिक्के। लता ने 7.5 रुपए में एक पेंसिल और एक कलम खरीदा। उसने कुल 10 रुपए दिए। दुकानदार ने उसे 58 और 54 के सिक्के वापस दिए। बताओ उसे कौन से सिक्के कितने मिले होंगे। अब देखो 2.5 रुपए जो है बहुत सारे तरीकों से 58 और 54 मिलकर बन सकते हैं, तो आपको वो यहाँ पर बताना है कि उसने कैसे दिए। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि अगर दुकानदार 1 58 यानी कि 50 पैसे और 8 54 यानी कि 25 पैसे के सिक्के उसको देता है तो वो उस तरीके से उसको 2.5 रुपए वापस कर देगा। अब 2.5 रुपए कैसे निकाले हमने, कुल 10 रुपए दिए थे और 7.5 रुपए में उसने पेंसिल और कलम खरीदी थी, तो 10 घटा 7.5 यानी कि 7.50 पैसे, तो उसको वापस मिलने चाहिए 2.5 रुपए। अब एक तरीका हमने देख लिया, अब हम दूसरा तरीका देखेंगे कि अगर दुकानदार जो है लता को 2 58 या और 6 54 दे तो भी वह उसको 2.5 रुपए वापस कर देगा। अब तीसरा है कि अगर वह उसको 3 58 यानी कि 50 पैसे के 3 सिक्के और 4 54 यानी कि 25 पैसे के 4 सिक्के दे तो भी 2.5 रुपए हो जाएंगे। फिर है अगर दुकानदार 4 सिक्के 58 यानी कि 50 पैसे के और 2 सिक्के 54 यानी कि 25 पैसे के दे तो भी 2.5 रुपए हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से उसको वह 2.5 रुपए दे सकता है। अब है सवाल 3, रेलवे स्टेशन पर। कृपया ध्यान दीजिए, बेंगलोर से तिरुवनंतपुरम जाने वाली मंगलोर एक्सप्रेस आधे घंटे पीछे चल रही है।
तो आप भी कई बार देखा होगा जब आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो कई बार जो है ट्रेन अपने जो उनका निर्धारित समय होता है उससे वह लेट आती है, उससे पीछे आती है, तो उसके लिए वहां पर ऐसे अनाउंसमेंट होती है। तो वही यहाँ पर भी हुई है। तो अब ये कहता है ओह आज रेलगाड़ी देर से आ रही है, सही समय 6:45 बजे का है। अब उसने कहा है कि वह आधे घंटे पीछे आ रही है, लेकिन जो ट्रेन का सही समय था वो 6:45 है। तो 6:45 का मतलब आप सभी को पता है, आप घड़ी में देखते होंगे कि 6:45 का मतलब हुआ 6:45, यानी कि 6 बज चुके हैं और उसके ऊपर 45 मिनट और, तो 6:45 का मतलब 6:45। अब उन्होंने कहा है सवाल क, रेल के आने का अनुमानित समय क्या होगा। अब रेल का जो सही समय था वो था 6:45 यानी कि 6:45 और वो आधे घंटे लेट चल रही है, पीछे चल रही है। तो आधे घंटे का मतलब हुआ 30 मिनट। तो आप 6:45 में अगर 30 मिनट और जोड़ दोगे तो वो उसका अनुमानित समय निकल जाएगा। तो जब हमने ये समय जोड़ा तो हमारा अनुमानित समय बना 7:15। उसके बाद कहा है कि नाजिया इस स्टेशन से 2.5 घंटे बाद दूसरे स्टेशन पर उतरेगी। वह कितने बजे उतरेगी? अब देखो 7:15 पर ट्रेन आएगी, तो 7:15 के 2.5 घंटे बाद नाजिया जो है दूसरे स्टेशन पर उतरेगी। तो 7:15 से 2.5 घंटे बाद कितना होगा? तो सबसे पहले आप 7:15 पर 2 घंटे जोड़ोगे जो कि होगा 9:15। अब हमारा बचा आधा घंटा। आधे घंटे के लिए हम 30 मिनट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 9:15 पर आप 30 मिनट और जोड़ दोगे तो समय हो जाएगा 9:45, यानी कि नाजिया 9:45 पर उतरेगी। अब है ग सवाल, शाजी को इस रेल से एर्नाकुलम पहुंचने में 5 घंटे लगेंगे। वह कितने बजे एर्नाकुलम पहुंचेगी? तो 7:15 पर ट्रेन आएगी और वो 7:15 पर चलेगी और 5 घंटे बाद वो पहुंचेगी। तो 7:15 में आपको 5 घंटे और जोड़ देने हैं। तो जब आप 5 घंटे जोड़ोगे तो समय होगा 12:15। तो इस तरह हमने अपना पाठ जो है हिस्से और पूरे पूरा कर लिया है, जो कि बहुत ही अच्छा पाठ था, जो कि पढ़ने में भी बहुत अच्छा मजेदार था। तो इसको आप अच्छे से समझिए और इसको दोहराइए और मिलते हैं हम अपनी अगली कक्षा में अगले पाठ के साथ।